लेट अस स्टार्ट मधुमेह कथा। शुगर, लोगों को लगता है शुगर मीठा खाने से होती है, पर शुगर जो है मीठा खाने से नहीं होती है। शुगर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम एक एक करके जो है उसको कवर करेंगे। सो मीठा खाने से शुगर नहीं होती है, पहला तो बात। और शुगर ठीक होती है क्या, ये भी क्वेश्चन होगा। शुगर बिल्कुल ठीक होती है, शुगर का इलाज है। टाइप 1 डायबिटीज भी हम लोग अभी ठीक करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन डायबिटीज है या शुगर है या मधुमेह है या टाइप 2 है जो बड़ों में होता है, उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो हम देखते हैं कि लीवर फेलियर से लेके तो हार्मोनल डिसबैलेंस, आपका आंखों की रोशनी का जाना, खून का कम होना, आपका सुनाई कम देना, आंखों की रोशनी कम होना, हृदयघात, हृदय स्ट्रोक होना और न्यूरोपैथी मतलब लकवा हो जाना, या पैर में कोई चिमटी फोड़े कुछ घाव हो जाए तो भी पता नहीं पड़ता, मतलब सेंसेशन का कम हो जाना, ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है। तो डायबिटीज से ज्यादा उससे कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है, और इसलिए हमको इससे जो है लोगों को डर लगता है और लोग ताउम्र इसकी गोलियां खाते रहते हैं। तो ये सारा पूरा चक्र बना हुआ है कि कैसे इसमें स्ट्रोक आता है, अटैक आता है, किडनी खराब होता है, पैर खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। और इसका मेन कारण क्या है, जिस प्रकार से जो ये है ब्लड के अंदर जो है शुगर जो है आप जाती है, जहाँ जहाँ शुगर जाती है वहाँ वहाँ पर जो है ये परेशानियां उत्पन्न करती है। क्योंकि शुगर का काम है मसल्स के अंदर जाना, सेल्स के अंदर जाना, ऊर्जा का निर्माण करना। लेकिन जब ये शुगर ब्लड के अंदर घूमती रहती है, तब ये शुगर जो है काफी परेशानियां उत्पन्न करती है। सो जो है हार्ट अटैक तक लोगों को आ जाता है। लोगों को रातों रात जो है दिल का दौरा पड़ने से लोगों का निधन हो जाता है, पता भी नहीं पड़ता, इतना साइलेंट अटैक आता है। तो ये पूरी बॉडी जो है कमजोर हो जाती है शुगर से। ब्लड प्रेशर जो है हमारा कंटिन्यूअसली बढ़ने लगता है, हृदयघात होता है, हार्ट अटैक आते हैं। आपका कुछ चुबाव तो हम देखते हैं, सेंसेशन भी नहीं होता, और किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है। सो मधुमेह की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। दो बड़े इंग्रेडिएंट इसमें, इंसुलिन और ग्लूकोज। इंसुलिन, इसको हम जो है एक हमने अच्छा नाम दिया है जिसका नाम है खोलू, और ग्लूकोज को नाम दिया है गोलू। तो ये जो कथा हम आरंभ करते हैं और फटाफट हम इसको निपटाते हैं, उसके बाद जो है हम कुछ टिप्स भी आपको देंगे जिनको मधुमेह है, और जो है उस प्रकार से हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि मधुमेह जो है वो हमारा ठीक होने लगेगा, कई लोगों का ठीक हुआ है। सो जो है मधुमेह कथा हमारी प्रारंभ होती है। इंसुलिन नाम का हमने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, एक कैरेक्टर हमने ग्लूकोज नाम का क्रिएट किया है, और एक कोशिका सेल जो हमारे होते हैं मनुष्य के सेल, उसके दरवाजे बताए गए हैं। तो ये जो दरवाजा खुलता है तभी ये जो ग्लूकोज या गोलू जो है अंदर जा पाता है और शरीर में मजबूती देता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर ये कोशिका का दरवाजा नहीं खुलता है तो ये गोलू जो है ये अंदर नहीं जा पाता। अच्छा, अब ये इंसुलिन जो खोलू जो है उसका क्या काम है, ये जो खोलू है, ये जो इंसुलिन है, इसी का काम होता है सेल के दरवाजे को खोलना और ग्लूकोज को अंदर भेजना। ठीक है, तो ये जो आपको हंसता हुआ बालक दिख रहा है ये इंसुलिन है, और इसी का काम है ये दरवाजे को खोले, और दरवाजा जब खुल जाता है तो ग्लूकोज अंदर चला जाता है हमारी मांसपेशियों के, और मांसपेशियों में फिर वो जो है वहीं पर जो है वो पूरा जो है डेवलपमेंट होता है, सेल के अंदर चला जाता है। पर अगर ये दरवाजा नहीं खुल पाए किसी कारण से, अब दरवाजा कब नहीं खुलेगा, हम अगर आपके घर में बरसात का एग्जाम्पल ले तो हम देखते हैं कि बरसात में इसके कब्जे जब दरवाजे के चोक हो जाते हैं, जब ये दरवाजा खुलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से खुलता है, आप दरवाजे को खोल नहीं पाते, बड़ी ताकत लगती है, और कई बार तो ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुलता है, इनफैक्ट दरवाजा खराब हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो दरवाजा है अगर ये खराब हो जाएगा, तो ये जो इंसुलिन है जिसको हम खोलू बोलते हैं, ये दरवाजा खोल नहीं पाएगा, तो गोलू अंदर नहीं जा पाएगा सेल के, तो गोलू ब्लड में घूमता रहेगा। तो जब गोलू ब्लड में घूमता है, तब जो है जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो रिपोर्ट में आता है कि आपके ब्लड का जो है ग्लूकोज जो है बढ़ा हुआ है। मतलब गोलू जो है जिसको जाना चाहिए था सेल के अंदर, पर दरवाजा नहीं खुलने से ये गोलू जो है ये सेल के अंदर नहीं जा पाया, ये बाहर ही घूम रहा है ब्लड के अंदर। और ये खोलू जो है ये भी क्योंकि दरवाजा नहीं खोल पाया, तो ये भी इस गोलू के साथ आ जाता है और ये भी ब्लड में घूमता रहता है। तो पेनक्रियास को मैसेज चला जाता है कि इंसुलिन जो है वो भारी मात्रा में है, और आप जो है इंसुलिन का उत्पादन रोक दीजिए। तो पेनक्रियास इंसुलिन का उत्पादन भी रोक देता है, मतलब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है। अब यहीं पर कैंगन वाटर का रोल आता है कि कैंगन वाटर इसमें करेगा क्या, है ना। तो ये जो दरवाजा है, जो चिकनाई इस पे जम गई या च्युइंगम जम गई या तेल की चिकनाई जो आपने खाया है, उसके कारण ये दरवाजा खराब हुआ है सेल का, खुल नहीं रहा है, वो जाम हो गया है। अगर ये दरवाजा ठीक हो जाए या ये दरवाजा इसकी मरम्मत हो जाए, तो ये दरवाजा अगर प्रॉपर से आसानी से खुलने लगे और बंद होने लगे, तो ये जो इंसुलिन है इसको आप चाबी भी बोल सकते हैं, इस दरवाजे के का जो ताला है उसकी चाबी है, तो ये चाबी लगेगी। पर अब इस दरवाजे के लॉक पे अगर लग गया, आपका फैट चिपक गया, च्युइंगम चिपक गई, तो ये नहीं खुलने वाला, ये इंसुलिन भी उसको नहीं खोल सकता। तो जब हम
एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं इन चीज़ों को कि अगर हम घी है, हमें अगर घी को मेल्ट करना है तो हम क्या करेंगे, घी को अगर हमें पिघलाना है तो हम गैस को गरम करेंगे और घी का पतीला रखेंगे और हम देखेंगे घी पिघल जाएगा। लेकिन अगर समझिए आपके शर्ट पे घी या तेल धुल गया या आप कोई सब्ज़ी खा रहे हैं, उसका तेल अगर आपके शर्ट पे लग गया तो हम क्या करेंगे? तब भी हम वैसे ही करेंगे, गैस गरम करेंगे जैसे ही गैस जो है जलने लगेगा वैसे ही हम उस शर्ट को जो है उस गैस पे रख देंगे। ठीक है? ऐसा ही करेंगे क्या हम? टाइप करिए, ऐसे ही करेंगे तो यस, नहीं करेंगे तो नो टाइप करिए तो पता चले कि आप सुन पा रहे हैं चीज़ों को। हमारे गैस पर हमने घी रखा, घी पिघाला, वही घी शर्ट पे लगा, तो हमने जो है उस घी को जो है शर्ट से निकालना है, मतलब उसको पिघलाना है शर्ट से, तो हमने शर्ट को गैस पे रख दिया। ऐसा हम करते हैं क्या? नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अ पानी लेते हैं, उस शर्ट को डालते हैं, उसमें थोड़ा डिटर्जेंट डालते हैं और उसको थोड़ा-सा हम जैसे ही रब करते हैं, वॉश करते हैं, हम देखते हैं वो तेल के जो ज़िद्दी दाग हैं, वो निकल जाते हैं। तो हमने किया क्या एक्चुअली हमने पानी का जो पीएच था, जो न्यूट्रल था, हमने सर्फ़ या डिटर्जेंट डाल के उसके पीएच को बढ़ा दिया। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम पानी के पीएच को बढ़ाते हैं, तो पानी के पीएच को बढ़ाने के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ज़िद्दी तेल घी के दाग हैं, वो निकलने लग जाते हैं। मतलब ये बात तो इससे साफ़ होती है कि जब भी अ, अगर कोई सॉल्यूशन क्षारीय हो जाता है, तो तेल की चिकनाई को निकालने में कामयाब हो जाता है। अब इस सेल पे जो तेल की चिकनाई जो जमा है, अगर हमें इसको निकालना है, तो इसकी जो हमारा जो कैंगन वाटर इसकी जो 9.5 पीएच की जो प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं, तो जब हम इसका जो चिकनाई जो है, वो आसानी से सेल से निकलने लग जाती है, सेल साफ़ होने लग जाता है। हमारी कोशिकाओं में जो है, इसका जो दरवाज़ा रिपेयर होता है और दरवाज़ा पहले तो चिकनाई साफ़ हुई, चिकनाई किसने साफ़ करी? सर्फ ने साफ़ करी कपड़े की और इधर कैंगन वाटर ने साफ़ करी सेल की चिकनाई क्योंकि सर्फ जो है वो भी एल्कलाइन बनाता है पानी को और हमारा साधारण पानी को कैंगन मशीन पे एल्कलाइन बनाती है। तो जो एक्शन सर्फ का पानी शर्ट के साथ करता है, वही एक्शन कैंगन पानी जो है आपके सेल के दरवाजे के साथ करता है। उसके ऊपर की जमा चिकनाई गंदगी को निकाल देता है और ये चिकनाई गंदगी जब लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाती है शरीर से, तब हम देखते हैं कि सेल के दरवाजे प्रॉपर खुलने लग जाते हैं। अब इसमें क्या होता है जब भी हम पानी कैसा भी पानी आप ले लीजिए जिसका वोल्टेज प्लस में हो, आपका नॉर्मल साधारण पानी का वोल्टेज प्लस 150 प्लस 200 होता है, तो जैसे ही आप सर्फ डालते हैं, वो पानी नीला हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि नीला तो पानी हो ही जाता है। उसके बाद वो पानी जो है उसका वोल्टेज भी माइनस में चला जाता है। तो कपड़े के धुलने का कारण सिर्फ़ ये नहीं है कि सर्फ से उसका पीएच बढ़ गया, पानी का वोल्टेज भी माइनस में चला जाता है। कभी भी आप सर्फ डाल के देखना, पानी को बिना सर्फ के उसका वोल्टेज देखना प्लस 200-300 होगा और जैसे ही आप सर्फ डालेंगे, वो पानी जो है माइनस 150-200 पे चला जाएगा। साधारण पानी सर्फ डालने से चला जाता है। तो कहने का मतलब जब आप सर्फ डालते हैं, तो 2 घटनाएँ होती हैं। एक तो पानी का पीएच बढ़ता है और एक पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है। तो मतलब पानी हमारा कैसा है कैंगन पानी, हमने बिना सर्फ के उसको इलेक्ट्रॉन डोनर बना दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमारा पानी भी माइनस में चला जाता है ना? हमारा भी पानी का जो है वो सर्फ जैसा नीला हो जाता है। तो जो काम सर्फ कर पा रहा है, वो क्यों कर पा रहा है? शर्ट का दाग क्यों निकाल पा रहा है? वो तेल की चिकनाई क्यों निकाल पा रहा है? क्योंकि उसने पानी के पीएच को बढ़ा दिया और उसने पानी का वोल्टेज भी माइनस में ले गया। सर्फ जो है इसी कारण से जो ज़िद्दी दाग सब निकलने लगे हमारे शर्ट पे से, पैंट पे से, हमारे कपड़े धुलने लगते हैं, साफ होने लगते हैं। तो जब हम कैंगन पानी पीते हैं और माइनस का वोल्टेज हम देते हैं, तो ये माइनस का वोल्टेज जो है हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो है न केवल सेल्स को साफ करता है जो है वो चिकनाई को धकेल के बाहर भी कर देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो नेगेटिव का वोल्टेज होने के कारण जो है करंट के माध्यम से ये चिकनाई, ये गंदगी जो है लैट्रिन से बाहर निकल जाती है। अब रोल आता है रिपेयरिंग का, है ना? हमारा कपड़ा तो साफ हो गया, तो इधर जो है हमारा दरवाज़ा भी खुल गया। लेकिन अब जो डैमेज हुआ है बॉडी को, उस डै बॉडी को जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज रिपेयर करने का काम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन करता है, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सर्फ के पानी में नहीं आती है, वो कैंगन पानी में आती है, जिससे हमारा सेल जो है परमानेंट रूप से रिपेयर होता है। तो हाइड्रोजन करता क्या है, जो दरवाज़ा खुलने लगा, उस दरवाजे को रिपेयर कर देता है परमानेंटली और जो है ग्लूकोज़ को अंदर चला जाता है। इसीलिए जब भी हम कैंगन पानी पीते हैं, तो हमारा शुगर जो है वो नॉर्मल होने लगता है, लौटने लगता है। नेक्स्ट, अब एक आदर्श व्यक्ति का वजन किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो 1 फीट में 12 किलो वजन होना चाहिए। अगर किसी का हाइट 5 फीट है, तो आप मान के चलिए 12 इंटू 5 मतलब 12 5 ज़ा 60 60 किलो उसका वजन होना चाहिए। तो ये एक आदर्श चार्ट है, हम हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन निकाल सकते हैं,
है ना? अगर मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है तो मेरा वज़न 65 किलो होना चाहिए, पर लेकिन अगर मैं 90 किलो का हूँ, मतलब मैं ओबीज़ हूँ, मैं मोटा हूँ, तो हम देखते हैं कि इंसुलिन का निर्माण जो होगा बॉडी पे 65 किलो के हिसाब से ही करेगी, और बाकी जो आपने जो ये वेट गेन कर रखा है, इसके लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होने वाला बॉडी में नहीं है ना? तो मोटापा भी डायबिटीज़ का एक मुख्य कारण है। अब मैं दवाई लेता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, मेरी शुगर जो है गोली खाकर सामान्य आती है। मैं सब कुछ खा रहा हूँ, मैं दूध, घी, चिकनाई, तेल सब कुछ ले रहा हूँ, मैं कैंगन वाटर भी पी रहा हूँ। अब मेरी शुगर जो है नॉर्मल आने लगी है, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या? तो केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना डायबिटीज़ का उपचार नहीं है, आप गलती कर रहे हैं ना, आपका खाना आपको थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा। तो मधुमेह के दुष्परिणाम क्या हैं? 10 साल बाद किडनी खराब होती है, 12 साल बाद ब्लॉकेज होते हैं, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में काफ़ी जो है समस्या उत्पन्न होती हैं। सेक्सुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, आपको जो है सेक्सुअली आप बहुत वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हाथ-पैर आपके सुन्न पड़ने लगते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ किसे डायबिटिक मानता है? यूरिन में अगर आपके ग्लूकोज़ निकलता है, समझो आप डॉक्टर के पास गए, आपका जो है ग्लूकोज़ जो है बढ़ा हुआ आया, 120 आना चाहिए, 130 आना चाहिए, खाली पेट जो है 70-80 आना चाहिए, उससे ज़्यादा आ गया, समझो 200 250 आ गया, तो डॉक्टर इमीडिएट आपको शुगर की गोली लिखता है। लेकिन अगर आपका ग्लूकोज़ बढ़ा हुआ आता है, तो वो यूरिन में भी निकलना चाहिए। अगर यूरिन में ग्लूकोज़ नहीं आता है, भले ही शुगर ब्लड में कितना ही बढ़ा हुआ हो, एक लेकिन अगर यूरिन टेस्ट आप कराते हैं और उसमें अगर ग्लूकोज़ नहीं आता है, तो आप मान के चलिए कि आप प्री डायबिटिक अवस्था में हैं। आप बिल्कुल जो है तुरंत आपका डायबिटीज़ रिपेयर हो सकता है, तुरंत आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आपकी यूरिन में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपकी यूरिन में भी पेशाब दिखता है, प्लस, 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 प्लस करके अगर दिखता है, तो इसका मतलब आप डायबिटिक हैं, और डायबिटीज़ भी रिवर्स होता है, डायबिटीज़ भी ठीक होता है। लेकिन अगर आपकी यूरिन में अगर शुगर नहीं आ रही है, इसका मतलब आप डायबिटिक नहीं हैं। ये प्रूवन फैक्ट है, आप जो है प्री डायबिटिक हैं, मतलब आप और तेज़ी से रिकवर करेंगे। तो सामान्य शर्करा का स्तर कितना है, क्या है? तो ये 70 से 110 दिन भर में कभी भी होना चाहिए, खाना खाने के बाद 140 होना चाहिए, रैंडम ब्लड शुगर 140 के आस-पास अगर आपका आता है, दिन भर में कभी भी नापे, तो माना जाता है कि आप नॉर्मल हैं। अगर इससे ज़्यादा आता है तो माना, अगर 250-300 माना अगर आता है, तो माना जाता है कि आप डायबिटिक हैं। दिन भर में कभी भी अगर 140 आता है, तो ये माना जाता है कि आपको जो है शुगर नहीं है, आप सामान्य हैं। ये चार्ट जो है, इसके बाद जो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, ये चार्ट गलत है। यदि आपका ब्लड शुगर दिन भर में 140 की जगह अगर 250 भी आता है और आप कोई गोली नहीं खा रहे हैं, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, जो डब्ल्यूएचओ से एक बहुत बड़ी संस्था है, उसने एक रिसर्च पेपर लाया, उसने बोला कि आप शुगर की कोई भी गोली नहीं खा रहे हैं, आप भोजन करते हैं और 2 घंटे बाद आपका शुगर नापते हैं, और अगर वो 250 या 250 के आस-पास आता है और आप गोली नहीं खा रहे हैं, तो बाथरूम में से भी शुगर नहीं जा रहा है, तो आप डायबिटिक नहीं हैं, आप नॉर्मल हैं। तो ये नई थ्योरी आई, ये थ्योरी किसी को क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि अगर इस प्रकार की थ्योरी अगर बाज़ार में सर्कुलेट कर दी गई, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से बाहर आ जाएँगे। सो बहुत सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी, मेडिकल इंडस्ट्री भी ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप जो है आपकी शुगर जो है 100-110 ही रखें, और इसलिए आपको इस प्रकार की गोलियाँ जो है चालू कर दी जाती हैं। आपको ये नहीं बोला जाता कि आप डाइट को सही करिए, इस प्रकार की गोली आपको जीवन भर खाने की सलाह दी जाती है, और फिर ये गोलियाँ डे बाय डे बढ़ती चली जाती हैं। और ये गोलियाँ आपकी बॉडी में जो है ब्लड शुगर को कम करती हैं, पर वो कम कैसे करती हैं, हम उन चीज़ों को भी अभी देखेंगे। तो सामान्यतः हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। तो शुगर अगर चाहिए 1.4 ग्राम प्रति लीटर, अगर हम माने, तो 1.4 ग्राम इंटू 5 लीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 ग्राम शक्कर से हमारा काम दिन भर में चल जाएगा। मतलब 1 ग्राम शक्कर अगर हमें मिल जाए खाने के लिए, तो दिन भर हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त है ना? 7 ग्राम शक्कर, उसमें हमारा पूरा बॉडी जो है, वो प्रॉपर जो है चल जाएगा। लेकिन डब्ल्यूएचओ कहता है कि प्रतिदिन 25 ग्राम शक्कर जो है आप खा सकते हैं। 25 ग्राम शक्कर जो है आप खा सकते हैं। अगर इतनी आप खाते हैं तो बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेगी, इतनी इजाज़त है आपको खाने की, ठीक है। लेकिन कभी आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो अगर आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं, तो उसमें 82 ग्राम लगभग शक्कर होती है। मतलब अगर 25 ग्राम शक्कर हम प्रतिदिन खा सकते हैं, अगर एक ही दिन में हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो ऑलमोस्ट हमने 3 से 4 दिन की शक्कर हमारी बॉडी के अंदर डाल ली। इसीलिए फिर बॉडी को बाकी दूसरे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो भारत में डायबिटीज़ होने की उम्र जो है लगभग 25 से 40 वर्ष है, क्योंकि इसी समय लोगों का विवाह होता है, लोग जॉब में आते हैं, स्ट्रेस लेवल होता है, कमाने लगते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो जो भी वो काम करते हैं, वो इसी रेंज में करते हैं। इस कारण से भारत की जो उम्र है, वो 25 से 40 के बीच में अधिकतर लोग डायबिटीज़ हो जाते हैं। चेयर पे बैठना, व्यायाम की कमी, जॉब का प्रेशर और इस प्रकार का जॉब होना जिसमें आपको उठने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
हलन-चलन ज़्यादा नहीं है, तो इंसान को डायबिटीज़ इसमें हो जाता है। अब भारत में डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ की चिकित्सा किस प्रकार होती है? दुःख की बात है कि एक ही प्रकार से होती है। भारत में 70% लोग प्री डायबिटिक होते हैं, लेकिन उन्हें डायबिटिक पेशेंट की जैसा ट्रीट किया जाता है। यूरिन ग्लूकोज़ टेस्ट तो करने की सलाह दी ही नहीं जाती, है ना? दी ही नहीं जाती। अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन क्या कहता है कि 70% किडनी ट्रांसप्लांट डायबिटीज के कारण है। हर 30 सेकंड में गैंग्रीन हो रहा है। पैरालिसिस और हार्ट अटैक की मुख्य वजह डायबिटीज है। और हर एक 10 सेकंड में जो है व्यक्ति डायबिटीज के कारण डेथ भी हो रहा है। और हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो रहा है। तो अभी HbA1c टेस्ट क्या है हम देखते हैं। अगर हमें 3 महीने का टेस्ट कराना है, हमें देखना है कि पिछले 3 महीने से हमारा शुगर कैसा क्या बॉडी में चल रहा है, तो ये खाली पेट भी होता है, भरे पेट भी होता है। हम सुबह जा सकते हैं, कभी भी जाके इस प्रकार का HbA1c टेस्ट करा सकते हैं, जो ₹350 का होता है। इसमें 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार की रीडिंग आती है। या तो ये रीडिंग 5.4 आती है, तो इंसान नॉन डायबिटिक है। ये 3 महीने का पूरा शुगर का निचोड़ आ जाता है। अगर 6.5 के ऊपर अगर आ जाता है, तो उसको डायबिटिक माना जाता है। 12-12, 13-13 तक ये ऐसी रीडिंग आती है। HbA1c कई-कई लोगों का मैंने 12, 13, 14 इस प्रकार से भी देखा है। तो जो है, जो इंसुलिन लेने के बाद भी इस प्रकार की मैंने रीडिंग्स देखी हैं। तो ये 3 महीने का निचोड़ है। अब हम देखते हैं कि पैनक्रियाज़ कौन-कौन से सेल का निर्माण करता है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि पैनक्रियाज़ अल्फा सेल और बीटा सेल बनाता है। बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण करते हैं, जो ग्लूकोज़ को कोशिका तक ले जाता है। इसके अलावा अल्फा सेल भी बनाता है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन जो अतिरिक्त शुगर होती है, उसको लीवर में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पैनक्रियाज़ के ये 2 काम नहीं है। लोगों को लगता है पैनक्रियाज़ यही कम करता है। आप जो भी एसिडिक भोजन लेते हैं, दाल-भात, रोटी-सब्जी, नॉन-वेज, तेल, घी, चिकनाई, उन सभी चीज़ों को एल्कलाइन बनाने का काम भी पैनक्रियाज़ करता है। बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करता है और इसी के कारण आपका भोजन एल्कलाइन हो जाता है। आपको डकारें नहीं आती, आपका जो पेट का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, आपकी लैट्रिन अल्कलाइन हो जाती है। आप जो भी कुछ खाते हैं, नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, उन सबको, आंवला है, उन सबको अल्कलाइन बनाने का काम बाइकार्बोनेट करता है, जो पैनक्रियाज़ जिसको सीक्रेट करता है। तो पैनक्रियाज़ अगर आपका खराब हो जाए, पहली बात तो पैनक्रियाज़ किसी का भी खराब होता नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता खराब हो जाए तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एसिड का निर्माण होने लगता है। क्योंकि भोजन जो है फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप अल्कलाइन भोजन ही कर सकते हैं। तो इसीलिए पैनक्रियाज़ एक ऐसा ऑर्गन है, जो बड़ी मुश्किल से खराब होता है और 8.2 पीएच पे ये वर्क करता है। तो जब भी हम कैंगन वाटर पीते हैं, पैनक्रियाज़ को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और पैनक्रियाज़ अपने सारे फंक्शन सही करने लगता है। जिस प्रकार एप्पल को जो छत्तीसगढ़ में नहीं उगाया जा सकता, एमपी में नहीं उगाया जा सकता, वो कश्मीर में ही उगेगा, क्योंकि उसको एक वातावरण चाहिए। तो पैनक्रियाज़ को काम करने के लिए एक वातावरण चाहिए। पहले हम कहते थे कि आनुवांशिक है डायबिटीज़, मदर को है, फादर को है, दादाजी को है, तो हमको आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में अगर आप सर्वे कर लेंगे, तो हर एक घर छोड़ के डायबिटीज़ है। तो अब ये आनुवांशिक नहीं रह गया, अब ये जो हमारा खान-पान, लाइफ़स्टाइल और जिस प्रकार का भोजन हम कर रहे हैं, जितना हम एसिडिक भोजन कर रहे हैं, जितना एसिड हमारे आस-पास एसिड भोजन बनाने वाले मौजूद हैं, उतना ज़्यादा ये जो है फैल रहा है ना? ये जो रोग अब फैल रहा है, ये आनुवांशिक नहीं रहा। अब इसका सीधा से सीधा कनेक्शन एसिड से हो गया है। जितना ज़्यादा एसिड शरीर में, उतना ज़्यादा पैनक्रियाज़ का फंक्शन प्रभावित होगा और पैनक्रियाज़ जब अपना काम नहीं कर पाएगा, तो पूरा सिस्टम हमारा एसिडिक होगा, फिर यूरिक एसिड बढ़ेगा, फिर हमें गाउट होगा, फिर नीचे से हम देखते हैं गैस पास होता है, ऊपर से गैस पास होता है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा पूरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्लड सूखने लगता है, किडनी सूखने लगता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून के थक्के जमने लगते हैं। सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि पैनक्रियाज़ को जो वातावरण चाहिए था, एप्पल को जो वातावरण चाहिए था, एप्पल के झाड़ को, वो नहीं मिला। तो एप्पल का झाड़ जैसे यहाँ नहीं लगाया जा सकता एमपी में, वैसे ही पैनक्रियाज़ अगर काम करना चाहे, हम चाहें कि वो सुचारू रूप से काम करें, तो उसको हमें वो वातावरण देना होगा। अब इस सब में होता क्या है कि अगर कैंगन वाटर मशीन हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारी बॉडी से कैल्शियम यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं और ये जो कैल्शियम होता है, हमारा हमारा ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, हमारे फेफड़े खराब होने लगते हैं, क्योंकि बॉडी के जो मेजर फंक्शंस हैं, भोजन को पचाना, अल्कलाइन बनाना, ये काम करने के लिए अगर हम अल्कलाइन चीज़ नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी कैल्शियम जो हमारा मुख्य घटक है, वो लेना स्टार्ट करती है और उसकी सहायता से अपने सारे फंक्शंस को करने की कोशिश करती है और बहुत सारे फंक्शन बंद भी कर देती है। इसीलिए कई बार आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज़ से ज़रूरी अगर कोई दूसरा काम है, तो पैनक्रियाज़ अपना काम बंद करेगा कि भैया मैं तो मेरा काम बंद कर रही, आप बाज़ार से गोली लाओ, बाज़ार से आप इंसुलिन लाओ और अपना काम चलाओ, मुझे दूसरे भी ब्रेन बोलेगा हमें दूसरे भी फंक्शन करना है। क्योंकि ब्रेन जो है एनर्जी ग्लूकोज़ से बनाता है, बाकी बॉडी, पूरी बॉडी जो है वो फैट से एनर्जी बनाना पसंद करती है। तो बॉडी को शुगर पसंद नहीं है, बॉडी को फैट से एनर्जी बनाना पसंद है, सिर्फ़ ब्रेन को शुगर लगता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ भी कैंगन वाटर का रोल आता है कि कैंगन वाटर जो अल्कलाइन है, वो पीएच जब पैनक्रियाज़ को मिलता है,
तो पैनक्रियास सुचारू रूप से काम करने लगता है। ठीक है। अब शुगर में कुछ चुनिंदा अंग ही क्यों प्रभावित होते हैं? जैसे यहाँ पे किडनी का फ़ोटो है, आँख का फ़ोटो है, नर्वस सिस्टम का फ़ोटो है और सबसे पहला फ़ोटो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स का फ़ोटो है, जहाँ से रक्त जो है हार्ट तक पहुँचता है। तो जैसा मैंने बताया कि इंसुलिन का काम है दरवाज़ा खोलना और दरवाज़ा खोल के सेल के अंदर ग्लूकोज़ को धकेलना। बाकी ये 4 ऑर्गन भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि इसमें किसी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं, शुगर बेधड़क इनमें जा सकती है। ठीक है? तो ये शुगर की गोली जो आप खाते हैं, ये क्या करती है कि तेज़ी से शुगर को इन ऑर्गन्स में जाके छुपा देती है। इसलिए गोली खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में रहते हैं क्योंकि ये जो गोली है ब्लड में तो शुगर कम कर देती है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, तो आँखों में जाके जमा कर देगी, किडनी में जमा कर देगी, धमनियों में जमा कर देगी और आपकी नसों-नाड़ियों में शुगर को जमा कर दिया जाता है। जब रोज़ आप गोलियाँ खाते हैं, रोज़ इसी प्रकार से शुगर को ब्लड में से निकाल के इन ऑर्गन्स में छुपा दिया जाता है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हैं जो गोली के बिना डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग गोली खा के जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, सारे लोग नुकसान में रहेंगे। इन चारों ऑर्गन्स को जो है डैमेज होने से वो रोक नहीं पाएँगे। तो दवाई लेने पर शुगर कम कैसे होती है, ये हमने अभी बता दिया आपको। इसके अलावा मधुमेह रोगियों को बार-बार पेशाब क्यों आती है? पेशाब आने का कारण ये है क्योंकि मधुमेह आपका जो ग्लूकोज़ का जो मॉलिक्यूल है, वो इतना बड़ा होता है कि वो निकल नहीं सकता। तो किडनी पानी की मदद से वो जो एक्स्ट्रा शुगर है, उसको निकालती है। तो उसको बार-बार किडनी को पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बार-बार पेशाब आती है। इसी को हम पॉलीयूरिया कहते हैं। अब बार-बार पेशाब आती है तो पानी जब शरीर से बार-बार जाता है, तो शरीर में आपको प्यास लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि जिसको भी शुगर है, वो 3 चुटकी सेंधा नमक डाल के अगर कैंगन पानी पिएगा तो उसको ये बार-बार प्यास लगना बंद हो जाएगी क्योंकि पानी का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो है पानी जब रिटेन होगा तो आपको प्यास नहीं लगेगी तो किडनी का भी फंक्शन कम होगा, किडनी का भी लाइफ बढ़ेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा पानी पीते हैं, हम बाथरूम करने जाते हैं, तुरंत पानी पीते हैं, फिर बाथरूम करने जाते हैं, फिर पानी पीते हैं। मतलब इधर हमने निकाला नहीं, उधर हमने पानी डाला नहीं। तो जब हम सुबह सेंधा नमक डाल के कैंगन पानी को पीते हैं, 3 चुटकी सेंधा नमक एक ही बार डालना है। आप 10 बार पानी पिएँगे, 10 बार नहीं डालना। तो शुरुआत का जो पानी है उठने के बाद अगर हम पीते हैं और उसमें हम 3 चुटकी सेंधा नमक डाल के अगर उस कैंगन पानी का सेवन करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो है हमारा प्यास हमारी कम हो जाती है। और क्योंकि किडनी जो है पानी को कम यूज़ करती है। अब बार-बार भूख क्यों लगती है मधुमेह रोगियों को डॉक्टर बोलता है हर 2 घंटे में खाना खाइए, तो 2 घंटे में खाना खाने का लॉजिक क्या है? 2 घंटे में खाना खाने का लॉजिक ये है कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं, उसका जो ग्लूकोज़ बन रहा है, वो सेल के अंदर नहीं जा रहा है, वो ब्लड में घूम रहा है। तो सेल में ग्लूकोज़ नहीं जाता, सेल ब्रेन को सिग्नल देता है कि भई आप जो है भोजन करिए। तो जो है पेट को सिग्नल आता है खाना खाइए। इसलिए आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप भई 2 बार खाना खा लो, 3 बार, हाँ 2-2 घंटे में आप खाना खाते रहो क्योंकि जो है ग्लूकोज़ सेल के अंदर ही नहीं जा रहा है। मतलब आप गोली खाते रहो शुगर की और आप खाना खाते रहो और धीरे-धीरे गोली भी काम नहीं करेगी, आप इंसुलिन लेते रहो और जो है हर 2-2 घंटे में खाते रहो। इस प्रकार से सलाह दी जाती है मधुमेह रोगियों को जो बिल्कुल गलत सलाह है। अ, इस प्रकार की सलाह नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन ये दी जाती है क्योंकि अ, एक तो डॉक्टर के पास भी काफ़ी पेशेंट है, उसके पास भी इतना समय नहीं है कि वो हर व्यक्ति की काउंसलिंग करे। क्योंकि डॉक्टर काउंसलर नहीं है ना, वो जो है पिरामिड के ऊपर बैठा है क्योंकि हम उसके पास पहुँच गए हैं। तो हमें उसी की बात मानना पड़ेगी और वो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो हर पेशेंट को ऐसा बिठाए और इसको ये मधुमेह कथा पूरी इसको सुनाए। बिल्कुल टाइम नहीं है एक डॉक्टर के पास जो करोड़ों रुपए डिग्री लेके वो आज जो वहाँ बैठा है, उसके पास बिल्कुल 5 से 8-10 मिनट उसके पास हार्डली टाइम है एक पेशेंट के लिए। तो इस प्रकार से इसलिए एक शॉर्टकट की सलाह दी जाती है कि भई आप ये गोली खाइए, थोड़ा मीठे से परहेज़ करिए, थोड़ा चावल मत खाइए। कोई अच्छा डॉक्टर होता तो थोड़ा परहेज़ भी बता देता है। नहीं तो डॉक्टर जनरली परहेज़ भी नहीं बताते, गोलियाँ और आपका वो चेक करते रहते हैं। जो भी किताब मिलती है, जो आपके पास जो शुगर नापने का यंत्र होता है, वो किताब देखता है और गोलियाँ अपने हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। अब मधुमेह रोगियों की किडनी से प्रोटीन भी जाने लगता है। मधुमेह रोगी कई बार आप देखते हैं तेज़ी से उनका वज़न जो है वो घटने लगता है, क्योंकि शरीर में अगर प्रोटीन कम होगा तो निश्चित तौर पे वज़न घटेगा और वो इंसान कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जब किडनी का शेप बिगड़ जाता है, किडनी का शेप तो बार-बार शुगर का मॉलिक्यूल दबाव बनाता है किडनी के फ़िल्टर पे, तो किडनी का जो फ़िल्टर है उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। किडनी एक चाय की छलनी की प्रकार होती है, जैसा इसमें फ़ोटो दिया गया है। एक चाय की छलनी का फ़ोटो दिया गया है। अगर आप इसमें आपको चाय छानना है, तो अगर आप इसमें से चम्मच प्रेस कर के चाय छानेंगे, तो एक दिन होगा क्या, ये जो छलनी है, तो ये एक दिन इसके छेद बड़े हो जाएँगे, तो ये चाय की पत्ती भी जो है फिर चाय में गिरने लग जाएगी। कुछ इसी प्रकार से आपकी बॉडी में भी होता है। जब किडनी बार-बार किडनी पे प्रेशर आता है इस शुगर मॉलिक्यूल को निकालने का, तो किडनी का जो शेप है वो खराब होता है, तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो नहीं निकलना चाहिए, वो निकलने लग जाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन का रोल आता है। जब भी हम कैंगन वाटर पीते हैं,
तो कैंगन वाटर में मौजूद जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, वो इस किडनी के फ़िल्टर को वापस से टाइट करता है, टाइटनेस पैदा करता है। हम देखते हैं ना एजिंग को रोकता है, बुढ़ापे को कैंगन वाटर रोकता है। तो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है उसका, भाई क्षारीय ने चीज़ क्या करेगी, दरवाजे को रिपेयर करेगी, है ना? उसके बाद जो नेगेटिव वोल्टेज का पानी क्या करेगा, सेल के अंदर शुगर को धकेलेगा। उसके बाद हाइड्रोजन क्या करेगा कि इस प्रकार से जो डैमेजेस हुए हैं, इन डैमेजेस को जो रिपेयर करेगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है? सो हाइड्रोजन जब बार-बार जो किडनी के संपर्क में आएगा, किडनी के सेल्स के संपर्क में आएगा, तो वो उन फ़िल्टर्स को रिपेयर करता है। यहाँ पर भी कैंगन वाटर का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, एक बहुत बड़ा हीलर है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक बहुत बड़ा चिकित्सक है। तो मधुमेह रोगियों का शरीर एसिडिक क्यों हो जाता है? क्योंकि किडनी का शेप खराब हो जाता है। जब किडनी के फ़िल्टर उसका शेप खराब हो जाता है, तो टॉक्सिन बाहर निकल नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर ब्लड में घूमते रहते हैं। तो क्रेटिनिन भी बढ़ जाता है। जब भी आप दाल खाते हैं, क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, नॉन-वेज खाएँगे, क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, क्योंकि जब एसिड बाहर नहीं निकल पाएगा, जो किडनी का काम है, वो सारा एसिड जो है जोड़ों में जमने लगता है, फिर गठिया-बाई भी हो जाता है, अर्थराइटिस भी हो जाता है। तो ये सारे रोग जो हैं मधुमेह रोगियों को होते हैं। तो कैंगन पानी कैसा है? अल्कलाइन है, वो बॉडी को अल्कलाइन रखता है, एसिडिक होने से बचाता है। उसके अंदर नेगेटिव ओआरपी है, जो दरवाजे को रिपेयर करने के बाद ग्लूकोज़ को सेल में पहुँचाने का काम करती है, जो काम सर्व करता है। उसके बाद इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, जो किडनी के फ़िल्टर्स को रिपेयर करता है, ताकि प्रोटीन जाना बंद हो जाता है। ऐसे कई मेरे पास उदाहरण पड़े हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जिसमें से प्रोटीन जाना कैंगन पानी के पीने के बाद रुका है। इमीडिएटली रुकता है 7 से 8 दिन के अंदर। तो मधुमेह रोगियों को हार्ट अटैक क्यों आता है? अब हार्ट अटैक इसलिए आता है कि ब्लड के अंदर जो शक्कर घूम रही है, ब्लड के अंदर प्रोटीन भी घूम रहा है, तो प्रोटीन और शक्कर मिलके एक लिसलिसा पदार्थ बनाते हैं, और ये पदार्थ शरीर में इन धमनियों में जमता जाता है। इसको एक नॉन एंजाइमेटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जो पूरी बॉडी में घूमता है। जहाँ-जहाँ अब ब्लड के साथ ये सॉल्यूशन घूमेगा, ब्लड वेसल्स के लचीलेपन को खत्म कर देगा, उनकी इलास्टिसिटी को खत्म कर देगा, और इसी को विज्ञान एथेरोस्क्लेरोसिस कहता है। अब यहाँ इमली का रोल आता है। जब भी हम 11.5 पीएच के पानी में, काँच की बोतल में इमली को डालते हैं, भिगोते हैं, और अगले दिन जब इस प्रकार का पानी हम पीते हैं, तब इस पानी में इमली के अंदर मौजूद जो पोटेशियम होता है, वो पोटेशियम का जो है मुख्य काम होता है कि वो जो है बॉडी की सफाई करे और ग्लूकोज़ को अंदर पहुँचाए। तो सफाई के रूप में क्या होता है कि वो सारा कचरा, जो लिसलिसा पदार्थ, जो चिकनाई जमा है, रगड़-रगड़ के इमली और 11.5 पीएच का पानी, जो एक उत्तम इमल्सिफ़ायर है, वो इसको निकालता है, और पोटेशियम आयन्स जो मौजूद होते हैं इमली के अंदर, वो जो है मदद करते हैं इंसुलिन की उस सेल को वहाँ तक, ग्लूकोज़ को सेल के अंदर धकेलने में, शुगर को, ग्लूकोज़ को सेल के अंदर धकेलने में इमली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी हम इमली पानी पीना चालू करते हैं, हमारी ब्लड शुगर जो होती है, वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा पानी माइनस वोल्टेज का है, उसमें जब इमली आ जाती है, पोटेशियम आ जाता है, तो पोटेशियम का मेन काम ही है कि जो है ग्लूकोज़ को सेल तक पहुँचाना। इसके कारण हम देखते हैं कि लोगों का ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में आता है, ब्लॉकेज भी कट जाते हैं, और जो है, पर आज ब्लॉकेज पे हम बात नहीं करेंगे, वो हम कल सुबह बात करेंगे ब्लॉकेज पे, तो वो एक अलग पार्ट है हमारा। सो एक कैसे काम करता है, ये भी मैंने बता दिया, 11.5 का रोल भी इसमें हमने बता दिया। इसके बाद भोजन में मौजूद पेस्टिसाइड का कोई कनेक्शन है क्या मधुमेह से? बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि आपके भोजन में मौजूद पेस्टिसाइड्स कोई पंचमहाभूतों से नहीं बने हैं, वो प्योर केमिकल्स हैं, जो कि कोट किए गए हैं। अगर ये बार-बार आपकी बॉडी में जाएँगे, तो आपकी बॉडी इनके साथ असामान्य बर्ताव करेगी। तो इसीलिए बच्चों को भी कई बार जो है जब, और दूसरी मज़े की बात है कि जब आप इस प्रकार के भोजन को पकाते हैं, तो पकाने के कारण ये पेस्टिसाइड्स और भी भयानक रूप ले लेते हैं। अगर हम कच्चा खाएँ तो बात अलग है, लेकिन जब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं, यही लौकी, यही टमाटर, यही भिंडी, तब क्या होता है कि ये भयानक रूप ले लेता है ये पेस्टिसाइड, और ये जब बच्चे खाते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं, तो उनको टाइप 1 भी हो जाता है। तो जो ओ ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, जो है ना O2 मॉलिक्यूल, जो डैमेज करता है, जो है शरीर में हो रहे फ्री रेडिकल के निर्माण के कारण जो होते हैं, ये पेस्टिसाइड होते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं, और इंसुलिन दरवाज़ा खोल नहीं पाता, है ना? मेरे पास व्यायाम के लिए समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, इस प्रकार की जो हम बातें करते हैं, तो अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, अगर ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास कैंगन वाटर है और उसके अंदर कैल्शियम है, इसी कारण से जब हम कैंगन में हल्दी डालते हैं, तो हल्दी लाल हो जाती है, तो ये कैल्शियम का काम होता है सेल में ऑक्सीजन को पहुँचाना। तो ये बहुत किस्मत वाले हैं हम कि हमारे पास ये कैंगन वाटर मौजूद है, जिसमें कैल्शियम आयनिक फॉर्म में मौजूद है, जो सेल में जाके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से हम बहुत सारे संक्रमणों से बच जाते हैं। कल हम ये वायरस और ऑक्सीजन, इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस प्रकार के हमारे पास जो कमेंट आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम देखते हैं कि हेमा मालिनी हैं, इतना व्यस्त हैं, सांसद हैं मथुरा के, उसके बाद भी
ये सारे कल्चरल प्रोग्राम, नृत्य नाटिकाओं में जो है इनका एक्टिव परफॉर्मेंस इनका रहता है। जब भी आप अभी भी यूट्यूब पे डालेंगे तो इनका कहीं न कोई डांस इनका चल ही रहा होगा, है ना? नृत्य नाटिकाएँ चल ही रही होंगी। सो व्यायाम ये भी कर रही हैं। मलाइका अरोड़ा खान का यहाँ हमने एग्ज़ाम्पल लिया है, फ़िल्म अभिनेत्री हैं, करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं, लेकिन डेली इनका भी जो योगासन, रनिंग, फिटनेस रेजिम चलता है ना? ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं, ये भी यहाँ पर हमने देखा क्रिकेट खेलते हुए दिखाए हैं। ये भी जो है जब भी इन्हें समय मिलता है, किसी भी प्रकार का खेल-कूद इन चीज़ों से चूकते नहीं हैं, ठीक है? सो अरविंद केजरीवाल को हम देखते हैं, ये भी जो रूटीन में डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं अपनी पत्नी के साथ, ये भी जो है कंटिन्यूटी में व्यायाम करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो समय नहीं है, प्रधानमंत्री जो हैं, ये भी डेली योग करते हैं और जो है हम देखते हैं इनको योगा करते हुए। तो सभी के पास टाइम है, सभी लोग जानते हैं कि योग ज़रूरी है, व्यायाम ज़रूरी है, पैदल चलना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं एक जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं हम बहाना बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और हम हमारे पास खाना खाने के लिए समय है, लेकिन जो है हमारे पास इन एक्टिविटीज़ के लिए समय नहीं होता है, जो शुगर बढ़ने का बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है, जिसको हम लाइफ़स्टाइल का रोग भी कहते हैं। तो मेरे पास अगर इन चीज़ों के लिए समय समय नहीं है, तो जो है केवल मुर्दों के पास ही समय नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि हम ज़िंदा हैं, पर हम किसी मुर्दे से ज़्यादा नहीं हैं। अगर हमारे पास खुद के लिए, खुद के शरीर को सुनने के लिए अगर हमारे पास समय नहीं है, सो हम वी आर जस्ट लाइक एज़ गुड एज़ अ डेड बॉडी। सो समय निकालना होगा, थोड़ा व्यायाम करना होगा, थोड़ा-सा चलना होगा, है ना? अगर हम ये नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि गोलियाँ चलने लगेंगी, या तो आप चलना शुरू कर दो या तो फिर गोलियाँ चलने लगेंगी। तो ज़रूरी है थोड़ी बहुत एक रूटीन फिज़िकल एक्टिविटी, उसको भी हम इन 4 दिन के सत्र में हमने कुछ डिज़ाइन किया है आपके लिए, जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो अगर यही सब करना था तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरे को 2 है ना 2 सितोत्तर उलझा दिए। तो ये जो आपके 2 सितोत्तर आपने जो लगाए हैं, इस मशीन का अगर आप सही इस्तेमाल करना सीख जाएँगे तो सारी गोलियाँ शुगर से लेके जो भी आपके घर के अंदर हैं, वो सारी की सारी आप विदिन 1 मंथ उसको अलविदा कर सकते हैं। ये कैसे, ये भी हम कल देखेंगे कल की स्लाइड्स में कि गोलियों को हम कैसे अलविदा कर सकते हैं, उस पानी का क्या रोल है। लेकिन अगर हम इसी प्रकार से खाते रहेंगे और बार-बार 3-4 बार यही खाएँगे, तो फिर पानी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी को काम करने के लिए भी कम से कम 3 घंटे का समय आपकी बॉडी में चाहिए। हम अगर सुबह पानी पी लेंगे इमीडिएट, उसके बाद अगर हम कोई नाश्ता कर लेंगे, कोई अन्न खा लेंगे, तो पानी को अपना काम करने के लिए समय नहीं मिलेगा। पानी को कम से कम 1.5 घंटा चाहिए अपना काम करने के लिए। तो सुबह प्रातःकालीन सत्र में हम कहते हैं कि 1 से सवा लीटर पानी 3 चुटकी सेंधा नमक डाल के पी लीजिए और उसको 2 घंटे अपना काम करने दीजिए। 12 साढ़े 12 बजे तक बॉडी में कुछ भी मत डालिए। तो मधुमेह नियंत्रित होगा, ठीक होगा, कैसे होगा? इस प्रकार के सवाल जो है वो बार-बार जो है आते हैं और इन सवालों का जवाब यही है कि 100% मधुमेह ठीक होगा और मधुमेह ठीक होता ही है ना? मधुमेह को ठीक किया जा सकता है, कई लोगों का ठीक हम कर चुके हैं। सो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है या कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मधुमेह ठीक नहीं होता है। मधुमेह 100% जो है वो ठीक होता है। रोल ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया है। इंसुलिन रिसेप्टर जिसको मैं दरवाज़ा-दरवाज़ा बार-बार आपको बोल रहा था, उसी को जो है साइंस की भाषा में इंसुलिन रिसेप्टर बोला जाता है और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उनको दरवाज़ा बोलते हैं। सो ये जो दरवाज़ा है इसको रिपेयर करने का काम इस पानी का जो क्षारीय नेचर है वो करता है और बाकी जो इसका जो काम है, जो हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया किस प्रकार से किडनी को जाके हील करता है, किस प्रकार से प्रोटीन को शरीर के बाहर निकलने से रोकता है। ये सारे जो काम हैं, ये आपका हाइड्रोजन करता है। कुछ लोग और मित्र हमारे साथ जॉइन होना चाह रहे हैं, तो उनको एक 2 मिनट हम लिंक भेज देते हैं। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस सारी चीज़ों को रिपेयर कर रही है, फ्री रेडिकल्स को निकाल रही है। साधारण पानी से 600 गुना पतला पानी है। 9.5 के पीएच का जो पानी है, ये न्यूट्रल पानी से 1000 गुना ताकतवर है। विटामिन्स और मिनरल्स आसानी से सेल्स तक तभी पहुँचेंगे जब बॉडी अल्कलाइन रहेगी। एक ये बहुत बड़ा आपको मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ, अगर बॉडी हमारी एसिडिक है, तो हमारी पूरी ये जो चीज़ें हैं, जो हम खाते हैं, ये किसी काम की नहीं रहती। सारी चीज़ें जो हैं, बॉडी कुछ भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। तो जब कैंगन वाटर जो है डिफरेंट क्यों है अगर हम देखते हैं, तो जो है कैंगन वाटर 1000 गुना पावरफुल है ऑर्डिनरी पानी से, जो भी पानी हम लोगों के घर में अभी तक था।
जो हम पीते आए थे 7 पीएच का पानी तो हमें मिलता ही नहीं है। मैंने देखा आदतन लोग 5 पीएच 6 पीएच का पानी पीते हैं और 11.5 पीएच का पानी 1 लाख गुना शक्तिशाली है 7 पीएच के पानी से। तो आप तो 7 पीएच का पानी तो आपको मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से आपको मिलता है। सो ये जो पानी है ये 1 लाख गुना से भी ऊपर है अगर बेसिकली देखें। अब कैंगन वाटर डिफरेंट क्यों है? 11.5 पीएच का जो पानी है, ये जो है ये इसको शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। अगर हम इसमें कोई भी फ्रूट्स भिगा के रख देंगे, अगर 1 घंटा रखेंगे तो ये फ्रूट फीके हो जाते हैं। इसलिए 11.5 में अगर हम कुछ चीज़ें डिप करते हैं, तो हमको 16 से 17 मिनट में ही उसको बाहर निकालना पड़ता है। अगर हमने 1 घंटा भिगो के जैसे हमें चावल खाना है, आलू खाना है, ये स्टार्ची चीज़ें हैं, तो इनको अगर हमने 1 घंटा भिगो के रख दिया, तो इनमें से जो है ये फीका हो जाएगा या ये मान के चलिए कि स्टार्च इसमें से निकल जाएगा। तो ये 11.5 पीएच के पानी का प्रयोग जब हम इमली के साथ करते हैं, तब हम देखते हैं कि ब्लड शुगर सामान्य होने लगता है, ब्लड वेसल लचीले होने लगते हैं, हार्ट का रेट सामान्य हो जाता है, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाता है, ब्लॉकेज भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन ब्लॉकेज में हम ऑयल ऊपर से भी डालना बंद करते हैं, हम प्याज से रोटी खाने की उसमें सलाह देते हैं। पर अगर हम कैंगन वाटर का इमली के साथ सेवन करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो है, ये आसानी से जो है ये होने लग जाता है। अब कैंगन वाटर क्यों डिफरेंट है ये भी मैं बता चुका हूँ। कैंगन वाटर के साथ किसी भी प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट हम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो है काफ़ी बेटर काम करता है, तेज़ी से पहुँचता है क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम है। अब कुछ यहाँ ग्लूटेन फ्री आटे का भी ज़िक्र किया हुआ है। आज सुबह भी मैंने ग्लूटेन का ज़िक्र किया था कि ग्लूटेन बॉडी में जाता है तो उसकी प्रवृत्ति होती है, वो फूल जाता है। ठीक है? अगर वो फूल जाएगा तो वो अगर आप रोटी खाते हैं, तो मैंने जैसे आज सुबह भी बताया था कि वो 21 दिन बाद जो है आपकी बॉडी में से निकलती है ना? इतनी जल्दी नहीं निकलती रोटी, रोटी लेट निकलती है। सो अगर ग्लूटेन फ्री गेहूँ हमें मिलता है, जैसा मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, बंसी गेहूँ जो है वो अवेलेबल है, तो बंसी गेहूँ जो है वो आपको वो ग्लूटेन फ्री होता है। तो ये गेहूँ खाया जा सकता है, ये अगर खाएँगे तो ये नहीं चिपकता पर ग्लूटेन फ्री गेहूँ होना चाहिए, ये मिलने लगा है, इसको खा के चेक किया जा सकता है। अगर आपको इसमें अगर गैस नहीं बन रहा है, आपके ऊपर से डकार आना बंद हो जाए तो वास्तव में समझिएगा कि वास्तव में ये ग्लूटेन फ्री है। बाकी ये बंसी गेहूँ की प्रजाति और वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि इसमें से उन्होंने ग्लूटेन को निकाल दिया है, इसको खाना ज्वार, बाजरा, मक्का खाने जैसा ही है। लेकिन अब ये आपको खुद एक बार खा के चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में इससे आपकी शुगर पे कितना फ़र्क पड़ रहा है ना? बाकी नॉर्मल जो गेहूँ आप खाएँगे, सूजी खाएँगे, दलिया खाएँगे, तो ये सब पेट में जाके आपके आँतों में चिपकता है और 21 दिन बाद जो है, ये निकलता है। ठीक है? ये जो ग्रीन टी है, इसका सेवन मैं करता हूँ, इसका मैंने स्पेशली फ़ोटो दिया है, ये अमेज़न पे मिलती है। ये आपकी शुगर को, एचबी1सी को 1 महीने के अंदर जो है बिल्कुल आपको सामान्य बनाने में बड़ा काम करती है। इसके अंदर ये इसकी जो चाय पत्ती है, सो कैंगन वाटर के साथ मैं भी इसका सेवन करता हूँ। ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी सुधारती है, आपकी स्किन को गुलाबी बनाती है। तो जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे गया था, जब मैं इसको लेके आया था, जब से मैं कंटिन्यूअसली इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसके चमत्कार 1 महीने में देखे हैं। तो आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ये अमेज़न पे भी मिल जाती है, गुडविन कंपनी की ग्रीन टी। तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। ये आपकी भूख को भी सही करेगी, आपके चेहरे को सही करेगी, स्किन को सही करेगी और आपको एक माइनस ओआरपी देगी, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपको देगी ये, कैंगन के साथ-साथ और कैंगन पानी इन सारे एंटीऑक्सीडेंट्स को पहुँचाने में सक्षम है। इस प्रकार का श्रीधान्य भी मार्केट में चलन में है, इसको जो है इसको भी जो है सेवन में लाया जा सकता है। गेहूँ को वन्स इन अ वीक किया जा सकता है, गेहूँ है, चावल है। हम इन पे भी एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, एक बार फिर हम इस पे लेंगे मिलेट्स पे पूरा लेक्चर कि इसके अंदर क्या विशेषताएँ हैं। ये इस प्रकार का जो अन्न है, ये इसको खाने से गैंग्रीन जैसे भयंकर रोग भी चले जाते हैं, इसके अंदर फाइबर है और इसके अंदर से फाइबर जो है, फाइबर सब्जियों में भी है। तो अगर हमारे पास कैंगन पानी है, तो हम कहते हैं कि जो भी है आपकी ककड़ी है, प्याज है, आपका टमाटर है, भिंडी है शुगर कंट्रोल करने में भिंडी का बहुत बड़ा रोल होता है, टमाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पाव भर टमाटर अगर हम डेली खाना चालू करेंगे कैंगन वाटर में भीगे हुए, तो जो भिंडी का जो फाइबर है, जो आपका टमाटर का फाइबर है, ये फाइबर जो है बहुत ज़बरदस्त है। इस श्रीधान्य के फाइबर के मुकाबले जो सब्जियों का फाइबर काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हम उसका प्रयोग करें कटहल हमने देखा है कि इंसुलिन प्रोडक्शन में सहायक होता है, इसका भी आटा मिलता है। तो अगर हम गेहूँ में इस प्रकार का आटा मिला देते हैं, है ना? जो जिसको भी गेहूँ ही खाना है, उसको बंसी गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार का आटा अगर आप इसको जो है पानी में घोल के पी जाते हैं या आपके नॉर्मल आटे में गूँध के उसकी चपाती बनाते हैं, तो भी हम देखते हैं कि बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। पर जनरली हम भारत में हम क्या देख रहे हैं कि इंसुलिन तो है बॉडी में, इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इतना तेल की चिकनाई हमने खाया है, इतना रिफाइंड ऑयल खाया है, इतनी गंदगी वहाँ जमा है कि इंसुलिन चाह के भी उस दरवाजे को कोशिका के दरवाजे को खोल नहीं पा रहा है।
तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, वो तो ऐसा तो बहुत कम लोग हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है। मैक्सिमम लोग वो हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है पर वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़, ठीक है? तो है ना, दूध से हम परहेज़ करेंगे, भैंस का दूध हो, गाय का दूध हो, गिरगाय का दूध हो, किसी भी गाय का दूध हो, दूध का और बीटा सेल का स्ट्रक्चर सेम होता है। दूध को पचाने का एंजाइम जो लैक्टेज़ जो होता है, वो बॉडी में 11 साल के बाद बॉडी बनाना बंद कर देती है। जब आपके दूध के दाँत टूटते हो, नए दाँत आते हैं आपके, तो अगर आप फिर भी दूध पीते रहेंगे इस चक्कर में कि कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा, तो कैल्शियम आपको मूली से मिलेगा, कैल्शियम आपको सहजन की पत्ती मोरिंगो लीव्स से मिलेगा, कैल्शियम आपको धनिया पत्ता से मिलेगा, कैल्शियम आपको पालक से मिलेगा, कैल्शियम आपको सफ़ेद तिल से मिलेगा, कैल्शियम आपको सफ़ेद सूरजमुखी के बीज से मिलेगा। तो इनमें जो है दूध से 16-16 गुना कैल्शियम ज़्यादा है। तो अगर हम सिर्फ़ इसलिए दूध ले रहे हैं कि हमें कैल्शियम मिल रहा है, तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कैल्शियम दूध से आ रहा है, इसको दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर इसका आप यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। ढंग आप कैल्शियम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि हम यूज़ कर पा रहे हैं, पर ये कैल्शियम हम इसका यूज़ नहीं कर पाते। तो कैल्शियम अगर लेना है तो पत्तियों से लीजिए, ना कि डेयरी प्रोडक्ट से लेंगे आप। हमारे बीच में एक मैडम थी जो रेवती संत मैडम इंदौर से जॉइन होने वाली थी, हुई हैं क्या? रेवती मैडम इंदौर से हैं और ये इंसुलिन लेती थी और इंसुलिन 28 यूनिट इंसुलिन मैडम ले रही थी और इनके पास कैंगन मशीन था और इंसुलिन लेने के बावजूद भी इनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई थी और जब हमने इनसे बात की, हम मिलने आई घर पे, जब हमने इनको बताया कि आप थोड़ा सा डाइट को चेंज करिए और 28 यूनिट इंसुलिन ये जो ले रही थी, मैडम अभी आप कितना यूनिट इंसुलिन ले रही हैं, थोड़ा सा बताएं पब्लिक को। अ, नमस्कार दादा। नमस्कार मैं नमस्कार। किसी भी तरह इंसुलिन अभी नहीं ले रही हूँ। आपको 40-50 दिन होगा मैडम, हाँ, आराम से हो गए। है ना? 50 दिन हो गए हैं रेवती मैडम को। एक बार जोरदार सा मैडम के लिए क्लैप करेंगे, जो मैडम 8-9 साल से इंसुलिन ले रही थी। डे 1 से जब ये इन्होंने रोटी छोड़ी है, मैडम आप रोटी आपने छोड़ी है, क्या आप रोटी खाती हैं? कैसा क्या करती हैं? रोटी नहीं ले रही हूँ मैं। मतलब आपने व्हीट खाना बंद कर दिया है ना? हाँ, गेहूं मैंने बंद कर दिया है। गेहूँ आपने बंद कर दिया है। इनका इंसुलिन पिछले 50 दिन से इनकी बॉडी ने खुद ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये कैंगन वाटर पीती हैं सुबह, जो है 3 चुटकी सेंधा नमक डालकर, उसके बाद मैडम खुद ही बताएँगी वो क्या-क्या लेती हैं और इनका इंसुलिन पूरी तरह से बंद है। इनकी बॉडी ने खुद ही इंसुलिन बनाना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया डे 3 से, दूसरे या तीसरे दिन से ही स्टार्ट हो गया है। सो मैडम आपका अभी वज़न कितना था और अभी कितना है? मेरा वजन अभी गेहूं और बाकी चीजें छोड़ने से कम हुआ है। हुँ। लेकिन अभी ठीक है मेरा वेट, मतलब बीच में जो कम हुआ था तो मेरा उससे 1 किलो 2 किलो बढ़ा है वजन। बढ़ गया है ना? मतलब आपका वेट जो है सब्जियाँ और ये खा के भी बढ़ रहा है। आपका थोड़ा-सा दिनचर्या लोगों को बताइए कि जी, आपका दिनचर्या क्या है? आप सुबह से ही खाना चालू कर देती हैं उठ के 7 बजे से कि रुकती हैं थोड़ा? रुकती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार है। और मैं यहाँ पर सबसे पहले वैभव दादा को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं ने मुझे गाइड किया और उन्हीं के गाइडेंस से जो भी मैं आज हूँ, उन्हीं की गाइडेंस की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे जैसा बताया वैसा पूरा रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। मैं सुबह उठने के बाद में कुछ भी नहीं लेती हूँ। करीब करीब कंट्रोल करती हूँ कि 12 बजे तक मैं कुछ ना लूं। और उसके बाद में फिर मैं सब्जियों का 9.5 में जो डिप की हुई सब्जियां हैं उनका ताजा जूस बनाकर पीती हूँ। तो उसमें लौकी, टमाटर, गाजर, हरी सब्जियों में भिंडी हुई भिंडी खाती हूँ, पालक, धनिया, ये सारी सब्जियां जो हैं, ये पालक धनिया इन सब का जूस बना के और वो लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं फलों फ्रूट्स खाती हूँ। तो फ्रूट्स में मैं अमरूद खाती हूँ अपना जाम, उसके बाद एप्पल है और पपीता है, ये सारे फल खाती हूँ। और फिर शाम के टाइम में स्प्राउट्स लेती हूँ। ये मेरा रूटीन है। और ओके। स्प्राउट्स में भी मैं काफी सारी सब्जियां काट कर डालती हूँ, जैसे सलाद की इतनी गाजर, टमाटर, ककड़ी हुई, मूली हुई, ये सारी चीजें काट के डालती हूँ और उसके साथ ही लेती हूँ। हरी चटनी जरूर मैं अपने डाइट में इस्तेमाल करती हूँ और उससे मुझे काफी फायदा है। ऐसा नहीं लगता है मुझे कि मुझे भूख लगी है और रोटी खाने की जरूरत है। उसके बिना भी बहुत अच्छे से हो सकता है। ये अब इस रूटीन को फॉलो करने के बाद समझ में आया। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप सुबह मैंने सुना है घूमने भी जाती हैं, कितना किलोमीटर आप घूमती हैं रोज़? मैं करीब 4 से 4.5 किलोमीटर घूमती हूँ ओके। और योगा भी करती हूँ। 4 से साढ़े 4 किलोमीटर घूमती हैं, योगा करती हैं, कैंगन वाटर में डिप करके सारी सब्जियों को खाती हैं, जूस खाती हैं और ढेर सारे
फल भी खाती हैं, उसके बाद भी इनका जो है इंसुलिन डिपेंडेंट थी, मतलब गोली पे नहीं थी, इंसुलिन पे थी। और इंसुलिन पे होने के बावजूद 3 दिन में जो है इन्होंने इंसुलिन छोड़ दिया है। विदाउट गोली, विदाउट इंसुलिन, फल भी खा रही हैं, सब्जियाँ भी खा रही हैं, हर चीज़ में शुगर है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो है सब्जियों में शुगर नहीं, चुकंदर में शुगर है, गाजर में शुगर है, हर चीज़ में फ्रुक्टोज़ मौजूद है। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने बॉडी को नेगेटिव वोल्टेज दिया, जो मैं बात कर रहा था, हाइड्रोजन ने जो रिपेयरिंग स्टार्ट की, पहले वज़न ड्रॉप हुआ, सारा कचरा निकला, उसके बाद बॉडी ने फिर अपना वज़न बढ़ाया और ये जो सब्जियों के पोषक तत्व थे, ये जो है कैंगन पानी ले जाने में कामयाब रहा क्योंकि इन्होंने दूध के प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। आप मैडम दूध लेती हैं क्या? दूध है, चक्का बिल्कुल है? भी नहीं। नहीं लेती। आपके यहाँ से जब से मैं होकर आई हूँ तब उस दिन से ही मैंने दूध की चाय पीना छोड़ दी है और दूध लेना भी बंद कर दिया है। दूध, दही, छाछ, दूध से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करती हूँ। ओके। सो ये हैं मैडम हमारे साथ है। इनका जो है 50 दिन हो जाएँगे ऑलमोस्ट और इनका इंसुलिन बंद है। तो इन मतलब 3 दिन में ही बंद हो गया था। 50 दिन तो इनको फ़ॉलो करते-करते हो गया। सो जो है इसी प्रकार से हमारे साथ महेंद्र पारेख जो हैं वो भी अब यहाँ है कि नहीं आई डोंट नो। वो आरटीओ हैं। उनका शुगर 500 रहता था और उनका जो कोलेस्ट्रॉल और सारी चीज़ें उनकी बढ़ी हुई थी। और आज की तारीख में उन्होंने एक वीडियो भेजा है 250 ग्राम जलेबी खाने के बाद भी उनका शुगर 130। तो ये कैंगन की ताकत है, ये हाइड्रोजन की ताकत है, ये क्षारी इसका जो नेचर है उसकी ताकत है। इसने जो काम किया है बॉडी पे, इन सब चीज़ों के कारण जो है परमानेंट रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन हम हाँ, अगर मल को संचित करते जाएँगे बॉडी में, अगर मल नहीं निकलेगा तो बॉडी में एसिड बढ़ेगा और एसिड अगर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी तो जैसा आयुर्वेद कहता है कि हीट की बीमारी है शुगर। जितना आप आपकी बॉडी में हीट पैदा करेंगे, उतना आप डायबिटीज़ के नज़दीक जाते जाएँगे। सो ये जो है हमारा। थैंक यू वैभव दादा। सभी को मेरा बहुत बहुत सभी को धन्यवाद और सभी को नमस्कार। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप बने रहिए, कभी किसी को कुछ पूछना होगा तो जो है वो बीपी, थायराइड सभी के लिए सेम चीज़ें हैं, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। राहुल सरकार जी को अनम्यूट करता हूँ, रुदर्शन जी को अनम्यूट करता हूँ, जो है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव सेशन था ऑन डायबिटीज़। दादा उम्मीद है आपको नमस्कार। पसंद आया होगा। दादा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार राहुल जी। दादा, नवीन जी ने आपको कुछ रिपोर्ट्स भेजे होंगे। हाँ, हाँ। वो मेरी सासू माँ का है। रिसेंट हुँ, वो डायबिटिक हैं हुँ, और आज ही उनको थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा था तो डॉक्टर के पास गए हुए थे। हुँ, 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 हुँ। तो उनका वो मतलब स्टंट लगाने के लिए बोले हैं। हुँ, 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 हुँ। तो उसका तो स्टंट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया है इमली वाला पानी हमारा जो है, काँच के बर्तन में रात को हम इमली भिगो के रखें, आधा लीटर पानी हार्ट पेशेंट को सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा देना नहीं है। ये मैं कई बार, बार-बार बता चुका हूँ, फिर भी क्या पता क्यों मेरी बात पहुँचती नहीं है आप लोगों तक। मतलब मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ कि ऐसे पुराने-पुराने डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रकार की बातें लेके आते हैं, जबकि ये बात 1 साल से हो रही है कि अगर आपके को कहीं किसी को ब्लॉकेज है या नहीं भी ब्लॉकेज है, तो भी आप जितने भी लोग यहाँ 300-400 लोग उपस्थित हैं, भई ये एक प्रयोग है कि हम इमली का पानी सभी लोग 10 दिन के लिए लें, क्योंकि हमारी सबकी बॉडी में कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जमा होता है क्योंकि हम लोगों की जो भोजन शैली है या हम लोग डेमो देने जाते हैं, लेट आते हैं, कभी 12 बजे खाना खाते हैं, कभी 1 बजे खाते हैं, कभी खाते ही नहीं है, तो ये जो है ब्लॉकेज को काटने का काम करता है। और इमली वाला जो पानी है, रात को हमने 11:30 का पानी निकाल लिया 8 साढ़े 8 बजे, उसमें काँच के एक बॉटल में इमली एक डाल दी और अगले दिन जो है उस पानी में इमली को मसल दिया, फेंक दी इमली और वो पानी पी लिया। तो ये प्रयोग सभी को 10 दिन करना चाहिए, पर अब जिसको 90% ब्लॉकेज हो गए, उसको तो फिर वो तेल की चिकनाई भी अब नहीं खा सकता। कम से कम प 40-50 दिन, उसको फिर प्याज के साथ रोटी खानी पड़ेगी। 12 बजे तक वो जो है कैंगन पानी पे रहे और इमली वाला जो पानी 11:30 का है और उसके बाद जब उसको भूख लगे, तो वो जो है टमाटर है, प्याज है, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें जो हैं 9.5 में डिप करके रख दे, उसका अच्छा कचूमर सलाद बना के, इसके साथ अगर वो रोटी खाएगा, प्याज का बहुत बड़ा रोल है हृदय को ताकत देने में, बलवान बनाने में। सो ये जो प्याज रोटी अगर वो खाना प्रारंभ कर देंगे, रोटी में भी ध्यान रखा जाए कि उनको जो है रोटी या चावल जो है लिमिटेड मात्रा में दिया जाए और प्याज वाला जो सैलेड है, ये उनको जो है अधिक मात्रा में दिया जाए। दोपहर के 12 बजे उनको इस प्रकार से जो भी उन आपका खाना हो, रोटी खाते हो तो रोटी और आपका चावल खाते हो तो चावल, उसके साथ इस प्रकार से प्याज, टमाटर, गाजर, मूली इसका अच्छा कचूमर सलाद बना के दिया जाए। प्याज उसमें कंपल्सरी है, ये ध्यान रखा जाए और
तो उसको 2 बार भूख लगती है तो 2 बार इसी प्रकार से दिया जाए। बीच में भूख लगती है तो उनको हम किसी प्रकार का फ्रूट दे सकते हैं, हरी चटनी दे सकते हैं कैंगन में डिप करके, तो उनका पेट भी उससे भर जाएगा और धीरे-धीरे उनके जो है ब्लॉकेजेस भी ठीक हो जाएँगे, उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उनको मूँगफली दी, अखरोट दिया, है ना, ओमेगा 3 दिया, ऐसे कोई भी चीज़ हमने उनको दी, तो जो है वो ब्लॉकेजेस जो हैं वो और बढ़ेंगे। है ना, एक नोट की गड्डी है, हम नोट डालते जाएँगे तो रबर तो टूटेगा। तो हमें नोट निकालना उसमें से स्टार्ट करना है। ये हम कई बार बता चुके हैं और हम बार-बार बताते हैं, बताते ही रहेंगे जब तक ज़िंदा हैं, ताकि हमारी बात पहुँचे लोगों तक। क्योंकि बात क्या है, ज़ूम मीटिंग में लोग आते नहीं हैं, सेमिनार्स में आते नहीं हैं, तो इस प्रकार से मतलब उनके घरों में कैंगन वाटर मशीन होने के बावजूद भी क्योंकि एक ये हमारा हम उस पिरामिड में पहुँच गए ना, डॉक्टर पिरामिड के बिल्कुल ऊपर बैठा है और मैं पिरामिड के नीचे बैठा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप आ गए, यहाँ पर अगर आपने बात को समझ लिया, तो आपको उस पिरामिड को क्लाइंब करके उतना ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर हमने मतलब इस मशीन का यूज़ नहीं सीखा या हमने इमली का पानी का प्रयोग नहीं किया, हमने धनिया पानी नहीं पिया, तो फिर हमारे को यूरिक एसिड भी होगा, गठिया-बाई भी होगा, कब्ज़ियत भी होगी। ये सारी चीज़ें हमको होंगी क्योंकि हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना पानी को। हम प्रॉपर हमने इतना अच्छा मशीन लिया है, अब इमली पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है? पर लोग नहीं करते। 10 दिन भी अगर करने लग जाएँ लोग, तो उन्हें कभी भी जो है ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उन्हें शुगर नहीं होगा, शुगर है तो नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि इमली के पानी का जैसे मैंने बताया, शुगर में भी उसका रोल है ना? वो पोटेशियम उसके अंदर होने से वो शुगर को प्रमोट करता है कि वो सेल के अंदर चली जाए। वो अपने कोशिकाओं के तालों को भी रिपेयर करता है। तो हमारा डाइट अब ये होना चाहिए उनका कि वो इमली पानी लें आधा लीटर और जो ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है तो ये आपको मिल जाएगा। जी और जो है दादा, डॉक्टर मतलब आज ही गए थे तो आज ही वो बोल रहे थे कि आज ही करवा लो, 90% है। तो मतलब उनको डर है कि कहीं कुछ ऊंचा नीचा तो नहीं हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा क्या हम 90% ब्लॉकेजेस में अभी अगर शुरू करें तो 10-15 दिन में वो क्लियरिटी आ जाएगी क्या? हाँ, ब्लॉकेज तो ठीक होने में 50 दिन लगेंगे, बाकी उनका ट्राइग्लिसराइड, उनकी हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें उनकी सामान्य 20 दिन में हो जाएँगी। जो मैं भोजन बता रहा हूँ, अगर वो फ़ॉलो करते हैं रिलीजियसली, जी। दूध, दही, तेल, चिकनाई इससे दूर होते हैं, 97-98% ब्लॉकेज भी अभी हमने ठीक किए हैं। पर आप एक्चुअली क्या जुड़े नहीं ना हमसे, प्रॉब्लम आपके साथ हुआ। आप अगर मीटिंग्स में आते रहते या प्रयोग करते तो ये नौबत ही नहीं आती, पर हमने मशीन का यूज़ नहीं किया और इस दादा कारण से स्टार्ट स्टार्ट किए थे वो, लेकिन हाँ, रेगुलर नहीं किए, 1-2 दिन हाँ, किए, रेगुलर वही नहीं हो पाए वही वो। कह रहा हूँ आपसे कि अब ये मीटिंग इतना हमें जो लेना पड़ा आज, जो मेरा व्यक्तिगत मेरा परिवार का समय है ये, मेरे परिवार का, मेरी बीवी-बच्चों का इस पे अधिकार है। तो ये मुझे आपको क्यों देना पड़ा? लूदर्शन जी को क्यों देना पड़ा? क्योंकि हमने देखा कि जो है इतने सारे क्वेश्चन उस दिन उस सेमिनार में आ रहे थे उठ के कि जी। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसलिए हमको ये समय फैमिली का समय आप लोगों को देना पड़ा कि भई मशीन को अगर हम आज भी ठीक से यूज़ करना चालू कर देंगे तो परिणाम 20 दिन में मशीन फेंक देगी, है कि नहीं? जी। तो अब हमें तेल, घी, चिकनाई, दूध इन चीज़ों को बॉडी में डालने से बचना है। जब तक कि उनका ईसीजी प्रॉपर नहीं आ जाता, उनका ये जो है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी उनका प्रॉपर नहीं आ जाता जो है अभी 40 डेज़ तक आप उनको यही वाला भोजन दीजिए और जो है इसमें कोई परेशानी आती है तो दोबारा संपर्क करिए अगर उन्हें कोई अनईज़ीनेस लगता है या कुछ ऐसा लगता है। तो ठीक है। पर 12 से 8 का स्लॉट रखिए, ऐसे इसके बाद नहीं खाना है ना? ठीक। दादा, और ये प्याज कितना क्वांटिटी में लेना है? 1 प्याज़ बहुत है। एक 1 प्याज प्याज़ दिन सुबह, भर? 1 प्याज़ 2 बार दिन में 2 प्याज़ बहुत। दिन में 2 प्याज? हाँ, 1 प्याज़ दोपहर के भोजन में, 1 तो प्याज़ रात के भोजन में। ठीक है दादा। सफिशिएंट है, इतने में ही उनका हार्ट पावरफुल हो जाएगा। ओके दादा। हाँ, हाँ। ठीक। थैंक यू दादा। ठीक है, मैं राकेश जायसवाल जी को अनम्यूट करता हूँ। सर प्रणाम। नमस्कार। जय हिंद सर। सर एकदम छोटा सा सवाल है कि हम टीबी को क्या बोल सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? किसको? जिनको टीबी का प्रॉब्लम है सर, लंग्स में, हाँ, ब्रीथिंग जिनको डिसऑर्डर प्लस टीबी। हाँ, तो वही अपने को करना पड़ेगा कि बॉडी के वोल्टेज को माइनस में तेज़ी से ले जाना पड़ेगा। उसमें अगर टीबी हमको हो रहा है, तो हमारे लंग्स में अगर कोई समस्या हो रही है, तो लंग्स को ठीक करने के लिए अभी सबसे अच्छा समय है, ग्रेप्स जो है वो आया हुआ है। ग्रेप्स अगर आ गया है, तो ग्रेप्स का यूज़ किया जाए, तो मुट्ठी भर पालक और आपका 1 केजी ग्रेप्स जो है अभी आधा किलो से चालू किया जाए।
कैंगन वाटर में 9.5 में डिप करके रखें और फिर उस पानी को फेंक दें 20 मिनट बाद, और उसका बढ़िया ताज़ा अच्छा कैंगन पानी 2-3 ग्लास मिला के अच्छा बढ़िया जूस बनाएँ पनियल, और टीबी पेशेंट को पिलाएँ। कम से कम 30 लीटर जूस उसके पेट में मतलब जाने दीजिए 1 लीटर पर डे के हिसाब से। तो हम देखेंगे कि उनको फ़ायदा होने लग जाएगा। और बाकी दोपहर में सलाद रोटी खाएँ, और शाम में सलाद रोटी जो भी वहाँ चलता हो, रोटी है, भई मुझे नहीं पता कौन कहाँ क्या अनाज खाता है, तो मैं उसपे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर जहाँ तक मेरा एक परसेप्शन है, इंडिया में चावल ज़्यादा खाया जाता है। तो चावल जो है चावल के साथ सैलेड्स ज़्यादा खाए जाएँ, और जो है नॉर्मल आप मूँग की दाल का उपयोग करें, और तेल में आप जो है सूरजमुखी का कोल्ड प्रेस सनफ्लावर ऑयल का उपयोग करें। तो हम देखेंगे कि टीबी जो है, उसमें उनको रिलीफ़ मिलने लगेगा। और 4 टाइप के सीड्स जो हम बताते हैं, वो भी जो है बॉडी को एनर्जी देते हैं। वो जो सीड्स हैं आपके सफ़ेद तिल, उसके बाद सनफ्लावर सीड्स जो ब्लैक होते हैं, छिले हुए व्हाइट मिलते हैं, व्हाइट सीड्स। उसके बाद अलसी आपका, जिसको हम अंग्रेजी में क्या फ्लैक्सीड बोलते हैं, और एक ग्रीन पंपकिन सीड्स। ये 4 सीड्स जो हैं, इनको चबा-चबा के 1-1 चम्मच उनको डेली दीजिए, खा लें, या फिर इनका पाउडर बना के भी उनको दिया जा सकता है। अलग-अलग पाउडर बना के रख लें, और ये पाउडर जो है, पर ये हार्ट पेशेंट को नहीं देना है ना, इन सब में ऑयल्स हैं। तो हार्ट पेशेंट तो सिर्फ़ प्याज़ रोटी या प्याज़ में कुछ और सलाद मिला के रोटी खाएगा। ये उनके लिए है जिनको थायराइड है, जिनको पीसीओडी है, वो इन चारों सीड्स का यूज़ करें, जिनको बोन्स जिनके दुखते हैं, वो, या जिनको लंग्स में को इम्प्रूव करना है, तो अंगूर का बहुत बड़ा रोल होता है लंग्स को इम्प्रूव करने में। तो कोशिश करिए कि 1 सवा लीटर जूस डेली उनके पेट में जाए, 30 दिन बाद हम फिर दोबारा रिव्यू करेंगे, बात करेंगे। ठीक है? सो हम अब 15 मिनट में सेशन एंड करेंगे, मुझे भी कहीं निकलना है। आपका हो गया राकेश जी? हो गया आपका आंसर मिल गया आपको? मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हाँ, हूँ। हमको जैसे कुछ प्रॉब्लम था, बीच में आपसे पूछे थे, शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था, हाँ, हाँ। तो उसमें धनिया पत्ती और ये क्या नाम है, आज काफी दिन बाद तो आज कड़ी पत्ता मिला है तो उसका जूस सेवन किया हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन थोड़ी सी हमको शुगर से तो कुछ राहत महसूस हो रहा है, लेकिन हमको पैर में, लेफ्ट साइड के पैर में, हुँ, हुँ। कमर से और घुटने के बीच में, जहाँ पे जींस का पॉकेट आता है, हुँ, हुँ। वो वाला हिस्सा, बस उतना ही दूर जितना दूर पॉकेट का हिस्सा आता है, वहां पे हमको जैसे लग रहा है ना कि वो भारीपन महसूस हो रहा है, केवल उतना ही जगह। हुँ, 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 हुँ। अब ये हमको समझ में नहीं आया, ये पहले नहीं था। हुँ, 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 हुँ। नहीं, शुगर अगर आपको और वीकनेस हो रहा होगा, आप शुगर के लिए सबसे अच्छा है कद्दू, जो जिसको येलो पम्पकिन कहते हैं। अब कद्दू हम्म, है ना? कद्दू को अगर हम समझें, अब आपके वहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, फिर भी मैं आपको फ़ोटोग्राफ में, कोहड़ा कहा जाता है, हाँ, फ़ोटो, सीताफल या कोहड़ा। है ना? हाँ, वही। तो पम्पकिन पम्पकिन का जूस आप ट्राई कीजिए, और जो है आयुर्वेद में शतावर करके आता है, शतावर का पाउडर, वो भी आप लेना प्रारंभ कीजिए अपने भोजन के बाद। तो आप देखेंगे कि ये जो आपको हो रहा है, ये होना बंद हो जाएगा। और दूसरा, ये जो 4 बीज बताए मैंने आपको ना, भी सफ़ेद तिल, सूरजमुखी सफ़ेद, और अलसी, और आपका हरे बीज तरबूज अपने कद्दू के, इनका पाउडर बना के इनका भी एक बार सेवन करें, तो एक्चुअली क्या है, ब्लड का फ्लो ठीक करना पड़ेगा, 120 दिन में अच्छा ब्लड बनेगा आपका। तो आपके लिए भी एक उपाय है कि आप दिन में एक बार जो है, अगर रोटी खाते हैं तो प्याज रोटी खाएँ। 3-4 दिन में ही आपको उसमें आराम आ जाएगा। ठीक क्योंकि है। ब्लड का ठीक। सर्कुलेशन जब होगा ना सर, तो वैसे-वैसे वो हम्म। हो जाएगा, है ना? ये हमको लग रहा है कि मुश्किल 1 डेढ़ महीने से हमको ये दिक्कत महसूस हो रहा है। वहां से हम लोग भोपाल से लौट के आए हैं। हाँ, हाँ। अ, उसके पहले भी थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन वो महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इस समय थोड़ा सा भारीपन ज्यादा बढ़ गया है, कौन से पैर में हो रहा है आपको ये, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में हो रहा है। आप अब नीचे बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ पाते? नहीं, बैठ जाते हैं, पलथी मार के पहले नहीं बैठ पाता था मैं। पहले तो मैं सीढ़ी वगैरह भी नहीं चढ़ पाता था, बड़ा बहुत दिक्कत होता था, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आप एक लेकिन ये जो है हुँ, पूरे पैर में नहीं है, केवल मतलब अब समझ लीजिए घुटने और कमर के बीच में जो बीच का हिस्सा होता है, हुँ, 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 उतना ही दूर, और जितना दूर पंजा रखा जाता है वही बस एरिया, हुँ, मतलब समझिए पंजे के हिस्से के बराबर का ही जगह भारीपन महसूस होता है। हुँ, 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 हुँ। आप एक बाकी उसी का जो नीचे का फ्लो है वो नहीं, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आता है। हाँ, तो आप एक काम करिए, आप जो जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, जिसको मलासन हम्म। कहते हैं योग में, उस आसन में करीब-करीब 15 से 20 मिनट बैठने की कोशिश करिए। जब आपके हॉल में अच्छा दरी-वरी बिछा लीजिए, या योगा मैट ले आइए, और जो है
में आप उस पे बैठिए 15 से 20 मिनट। ये आपको जो दर्द जो हो रहा है, ये तो 7-8 दिन में ही चला जाएगा। उसमें 15 से 20 मिनट बैठने की आप कोशिश करिए, जैसे हम टॉयलेट में बैठते हैं उसी प्रकार से। तो ये ठीक है। हाँ, तो जैसे ही आप उसमें एकदम उठना नहीं है ना? 20 मिनट होने के बाद जो है नीचे जो है बैठ जाना है आराम से और फिर धीरे से उठना है। तो ऐसा अगर आप 7-8 दिन भी कर लेंगे तो आपको इमीडिएट उसमें रिलीफ हो जाएगा। है ना सर? ठीक है सर। ओके, ओके। प्रदीप कुमार मिश्रा जी, हाँ, म्यूट करें सर खुद को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, प्रदीप मिश्रा। हाँ, हाँ। सर ये मैं 5/9 को मैं अपना कंगन मशीन लगाया हूँ। हुँ। तो ये थोड़ा मेरा गैस का प्रॉब्लम थोड़ा सही नहीं हो रहा है सर, और गाड़ी में बैठने से ज्यादा हो रहा है। गैस आपको जैसे ऊपर डकार भी आता है कि सिर्फ गैस पास नहीं, डकार भी आता है। डकार आता है ना? हाँ, तो मतलब जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप जो है इसका एक सबसे कि आप लोटस लीफ, जो आपका कमल का फूल आता है ना, उसका पत्ती आता है, या तो सर ताजा मिल जाए तो उसका जूस बना के पी लीजिए, या अमेज़न पे उसका चूर्ण सर सूखा हुआ। फिर स्टार्ट हाँ तो खाना खाने के बाद लेना चालू करिए, अभी तो इतना ही करिए। इसी में सर। आपको हो जाएगा। खाना खाया उसके एक हम्म, पर करिए आप शक्कर ना खाएँ, क्योंकि अगर शक्कर खाया और हमने लोटस लीफ लिया, तो वो फर्मेंट होता है। तो जो है सर गुलाब जामुन या कुछ स्वीट ना खाएँ, तो कुछ दिनों सर के लिए करें। और जो है नेचुरल कुछ भी खा सकते हैं, लाइक अंजीर है, खजूर है, या आपका इस टाइप का कोई ड्राई फ्रूट है, वो खा सकते हैं। लेकिन स्पेशली अ, शक्कर का कोई चीज़ या जलेबी है या गुलाब जामुन या पेड़ा इस टाइप से ना खाएँ। और खाना हाँ खाने अगर ऐसा कुछ आपने खा लिया है, तो फिर ये हम्म, तुरंत इमीडिएटली मत लीजिए, उसके 2 घंटे बाद लीजिए। हम सर देखेंगे कि ये आपका जो प्रॉब्लम जो हो रहा है गैस का, ये 2-4 दिन में चला जाएगा, क्योंकि ये क्या मल जो है आपका, वो निकल नहीं सर रहा। पुराना मल वहाँ भरा पड़ा है आंतों के हम्म, अंदर, और वो सड़ रहा है। वो सड़ने के कारण जो फर्मेंटेशन हो रहा है, उस हम्म, फर्मेंटेशन से गैस प्रोड्यूस हो रहा है। और इस फर्मेंटेशन को रोकने का एक तरीका है कि हम ताज़ा अचार बना के डेली खाएँ। तो जो सर फ्रेश आप यूट्यूब पे देखिएगा जाके, मिर्ची हम्म, का अचार और इस टाइप की रेसिपीज़ रहती हैं, तो डेली आपके भोजन में इस प्रकार का फ्रेश अचार जो है वो शामिल करें। और जो है ये लोटस लीफ का जो ये पाउडर है, ये कैंगन हम्म, वाटर 9.5 में खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लेंगे, तो आपका हम्म, गैस का प्रॉब्लम परमानेंटली चला जाएगा। वो मल जो है वो निकल जाएगा, वो काफ़ी मल वहाँ होल्ड पड़ा होगा। 11.5 पीएच के पानी से अगर हम एनीमा लेंगे, तो भी ये प्रॉब्लम सेम डे ही चला जाएगा। अगर हम्म, हमें अगर हम चाहें तो हम एनीमा लेंगे, तो पूरा आंत जब क्लीन होगा ना, तो सारा लैट्रिन जब वो निकल जाए, सर तो वो आप देखेंगे कि आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो हमारे 3 ऑप्शन है, या तो हम एनिमा लें 11.5 पीएच के पानी से, या तो हम सर सुबह के 4 आँवला और 2 करेला छोटा, उसको 9 अच्छा में डिप करके रखें, उसका जूस बना लें। करेले को हम्म, बीज-वीज ना निकाल के डायरेक्ट डाल दें, आँवले को बीज निकाल के डालें। तो सर और है हम एनिमा भी उसका लेने का जनरली ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर अगर हम करेले का जूस और इधर एनिमा ले लेते हैं, सुबह एनिमा ले हम्म, लें, उसके बाद करेले का जूस, 12 साढ़े 12 बजे के बाद आप आपका जो भी रोटी सब्जी जो भी खाते हैं उसके साथ आप फ्रेश अचार का यूज़ करें, तो भी ये हम्म, गैस का प्रॉब्लम चला जाएगा। और नहीं तो फिर हम अमेज़न से वो लोटस लीफ का पाउडर ले लें, और वो खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना स्टार्ट कर दें। अगर हम करेला या ये सब चीज़ नहीं ले सकते, तो हम हम्म, बहुत एक्चुअली ठंडक चाहिए, और ठंडक हमें मिलती है करेले से, करेले की सब्जी खाने से, या पंपकिन खाने से। पंपकिन भी ठंडा होता है, तो जो हम्म, जनरली साउथ में सांभर में पंपकिन डालते हैं, है ना? सर सर हमका भी हम जूस कुछ 2 7 5-7 दिन ले सकते हैं, और हम देखेंगे कि वो बड़ी भी परमानेंटली ठीक हो जाता है ना? ओके सर बाहर से ओके करेंगे सर हो जाएगा। शुगर के लिए हमने बता ही दिया है, सब पैर सुन्न हो गया है। और हम कोई बीच का टाइम पूछ रहा था, बता दिया है 12 से 8 में ही खाना है जो भी खाना है। सो ज़्यादा सर नमस्ते, डोमेन बोल रहा हूँ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। सर कैंसर पेशेंट को क्या डाइट और क्या कैंगन में क्या चीज में वो देना चाहिए? कैंसर पे हम कल बात करने वाले हैं, तो कल आप सुबह आइए, तो कल हम एक्सक्लूसिव कल आज थोड़ा-सा बात किया था, तो कल हम जो है कैंसर पे बात करेंगे। तो क्या डाइट देना चाहिए, ये जो है पूरा हम कल डिस्कशन करने वाले हैं, किडनी का भी कल डिस्कशन करने वाले हैं।
जी सर। सर एक शुगर पेशेंट के लिए एक बार डाइट फिर से एक बार बता पाएंगे सर? वो अभी तो बताइए, आपको कहाँ थे आप? नहीं सर, मैडम मैं यही था, सुन रहा था सब। मैडम ने भी पूरा डाइट बताया वो क्या लेती हैं। सर एक जो मैं समझ नहीं पाया, वो 3 चुटकी जो सेंधा नमक लेना है वो 9.5 में लेना है? हाँ, सुबह हम 9 जब लेंगे तो एक बार जी। ले, हम 3 लाइव वाटर के साथ? हाँ, अगर मशीन हमारे पास है तो ताजा पानी ही बैठ तो फिर स्टोर करा हुआ भी ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो हो चुका है हमारा, ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं, हो गया है। रंजीत जी कौन है, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट करें खुद को। जी दादा नमस्कार, मैं सीवान बिहार से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। जी मेरी माता जी लगभग 62 ईयर्स की है सर, हम्म, और उनके गले में कुछ प्रॉब्लम रहता है। जब भी कुछ ठंडा खाती हैं तो वो प्रॉब्लम चालू हो जाती है, और सिर्फ खांसी आती है, सूखी खांसी। हम्म, तो हम्म, उसके लिए तो बहुत सारे डॉक्टरों से मैंने दिखाया, ईएनटी वालों से। हम्म, तो एक डॉक्टर बोले कि गले की कुछ वो प्रॉब्लम है, सर्जरी करनी पड़ेगी। हम्म, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि उनकी आवाज चली जाए। हम्म, तो इस वजह से हम बैक हो गए। तो समझ में नहीं आ रहा दादा हम क्या करें। कुछ नहीं, 12 से 8 का रूटीन फॉलो कीजिए। और अगर गले में उनको कोई एलर्जी या इन्फेक्शन होता है या कुछ ऐसा पर्टिकुलर खाने से प्रॉब्लम होती है तो सबसे अच्छा है, उसका एंटीडोट होता है करेला। तो या तो करेला और आंवला, चार आंवले जो हैं, ठीक है, 4 छोटे आंवले, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक जार कांच का लेके आ जाइए, उसको 9.5 के पानी से भर दीजिए और उसको जो है उसमें आंवला 1 किलो लाके डाल दीजिए। रोज उसमें से 4-4 आंवले निकालिए, गुठली हटाइए और आपका करेले के साथ उसका जूस बना के उनको पिलाइए। तो जो भी उनको एलर्जी या इन्फेक्शन होगा वो 15-20 दिन में चला जाएगा। और जहाँ तक आवाज जाने की बात है, तो कभी भी आवाज या हमारी नसें अगर ब्लॉक हो जाए तो उसको खोलने के लिए जो मैं बताता हूँ, जिसको अंग्रेजी में हम येलो पम्पकिन कहते हैं, या बिहार में जो भी उसको कुमड़ा वुमड़ा जो भी बोलते हो, तो जी उसका है रस, उसकी सब, या उसको पीस के रोटी में, उसको किसी न किसी तरीके से उसका प्रयोग अगर हम करेंगे तो हम देखें एलर्जी है, ये जो है चली जाएगी, कोई बड़ा बात नहीं है। 15-20 दिन में बस कड़वा रस उनके बॉडी में डेली जाने दीजिए करेले के। जी अभी आ जी। तो 2 छोटा करेला या फिर 1 बड़ा करेला सफिशिएंट है। और आंवले इतना सुबह उनकी बॉडी में आप डालो कैंगन पानी में मिला के 9.5 pH, तो आप खाली देख पेट, खाली पेट, चला जाए। खाली पेट। अब सुबह भरा पेट कहाँ से लाओगे? सुबह भी भर दोगे पेट? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये बात सुबह भी भर दोगे क्या? कैसे भर? ठीक। क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि 12 बजे तक कुछ खाना नहीं है, तो भी जी हम जी। क्वेश्चन पूछते हैं खाली पेट, मतलब सुबह से क्या 7 बजे से ही खाना चालू करेंगे, क्या करेंगे? तो ठीक है ठीक। ओके दादा, थैंक यू दादा। ये तो सब लोग हो चुके हैं, बस राहुल सिंह जी को लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। राहुल जी, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। और दादाजी नमस्कार। नमस्कार राहुल सिंह जी, नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। उत्तर प्रदेश बलिया से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, आपसे तो मुलाकात हुई थी मऊ में हमारी। जी 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 जी। सर एक सवाल है, मेरे पैर में ब्लॉकेज है, हम्म, और ये ब्लॉकेज काफी लंबे समय से था। हम्म। तो बीच में तो पानी पीने से काफी राहत हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल 1 साल से हमको कभी कभी अगर चोट वोट लग जाता है तो फोड़ा बन जाता है, सूखता बहुत बहुत देर में सूखता है सर। ये घाव बहुत जल्दी नहीं भरता है, तो एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। इसके लिए मैं क्या कहूँगा? भाई ब्लॉकेज को ठीक करिए, और क्या करेंगे? ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए 12 से 8 में खाना खाइए। ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए सलाद रोटी खाइए। ब्लॉकेज अगर कहीं है नसों में तो उसके लिए हमने बताया है येलो पम्पकिन जो है उसको डेली उसका जूस दिन में 2 बार लीजिए, तो नसें धीरे धीरे खुलेंगी। तेल की चिकनाई के कारण अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो उसके लिए अगर तेल हमें खाना ही है तो फिर कच्ची घानी का सूरजमुखी का तेल हम यूज करें, और वो भी 1 बार करें जब तक कि हमें। और ऐसा आप जो है एक 30-35 दिन करके देख लीजिए। दिन भर तेल मत खाइए, एक बार कोई समय निर्धारित करिए, उसी समय तेल से बनी हुई चीजें खाइए। जो है दिन भर तेल मत खाइए, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है ना तेल से, फैट से जी ब्लॉक जी हो रहा है तो बॉडी फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। उसके बाद भी अगर हम फैट लेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं जमेगा, फंसेगा। अब फैट को जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो इमली पानी अभी तो निकाल देगा उसको पूरा बॉडी में से जितना फैट है। फिर आप जी जी डालना बंद करिए, कम डालिए उसको, है ना। जो है जी जी। लोग ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, कुछ लोग मूंगफली खा लेते हैं, उससे भी बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर चोक हो जाती है, बॉडी चोक होती है,
तो फिर वो पेन करती है जहां जहां ब्लड जा नहीं पाता है कि नहीं। जी जी। तो दादा, एक हमारे मित्र हैं, हार्ट के मरीज हैं वो। हाँ हाँ। वो इमली इमली वाला पानी ले सकते हैं क्या सुबह सुबह? हाँ, इमली वाला पानी उनको दीजिए। अभी प्रयोग बताया है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो जी हम जी जी जी। प्रयोग इस अभी कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिए, उसमें पूरा प्रोटोकॉल हमने बताया है, शुगर का भी बताया है, ब्लॉकेज का भी बताया है। ब्लॉकेज का सुबह भी आज हमने पूरा बताया था। और जी अभी जी जी। वापस अभी हमने यहाँ बताया है कि प्याज के साथ रोटी खाना है। अभी हमने इनको बताया है, जस्ट जो यहाँ पर जो जी सरकार, जी राहुल सरकार जी को पूरा भी डिटेल बताया है। तो जी जी। वापस सुनिए इस रिकॉर्डिंग को, अभी यूट्यूब पे हम डाल देंगे। और ये उनको शेयर कीजिए। कैंगन पानी क्या कर सकता है, ये तो वही बता पाएगा जिसका 5-5 8-8 लाख रुपया बच रहा है। और 50,000 लोगों का 5 लाख रुपया बच चुका है अभी तक, है ना। इमली पानी कितने दिन लिया जा सकता है लगातार? ये नहीं चाहिए 50 दिन। ये मैं करनाल से बोल रहा हूँ। मेरी सास का ना थायराइड की प्रॉब्लम है सर, तो इसका क्या उपचार हो सकता है? थायराइड की प्रॉब्लम में जो मैंने आपको भी लोटस लीफ बताई है, लोटस लीफ का जो पाउडर है वो उनको डेली भोजन के बाद खिलाइए और शुगर उनकी बॉडी में से हटाइए। अगर वो शुगर की कोई मीठी चीजें खा रही होंगी तो उसके कारण फर्मेंटेशन होता है, कब्जियत होती है। और जो है कब्जियत होती है, गैस बनती है और मल सड़ता है, उस कारण से थायराइड होता है। पूरा वोल्टेज बॉडी का डिस्टर्ब होता है। तो अगर वो ऊपर से मीठा लेती हो तो बंद करवाइए। जो सिंपल खाना उनको दीजिए, मूंग की दाल रोटी है या जो भी वो खाया जाता है। सब्जी रोटी ज़्यादा बेटर है। दाल जो है उसका उपयोग एक ही बार कीजिए इवनिंग में। और जो है थोड़ा सा कुछ ग्रीन सलाद, हरी चटनी कैंगन पानी में डिप करी हुई वो दें। और ये भोजन के बाद उनको ये जो कमल की जो पत्ती है ना, अगर वहाँ मिल जाए ताजी तो उसका जूस बना के दे दीजिए, या फिर आपको अमेजोन पे उसका पाउडर भी मिल जाएगा, वो भी दे दीजिए आप उसको। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उससे और उनको सर, ठीक हो अभी उनका ना गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन हुआ है। जब से मैंने पानी दिया ना तो उसके पथरियां ने अलग कर दिया है, और उसमें ना जख्म हो गया था, उसका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा भी। तो उसके लिए दे सकते हैं उसको भी अभी ये कुछ पानी वगैरह कुछ ऐसे? हाँ दे सकते हैं। गॉल ब्लैडर निकालना ही नहीं था, ऐसे ही ठीक हो जाता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर सर, उसको ना पस पस बन गई थी वहां पर, पस। हाँ, तो पस बन रही मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, इसी कारण से बॉडी मवाद बनाती है। तो टेम्परेचर अगर शरीर का कम हो रहा है, मतलब अग्नि मंद हो रही है, 4% जो अग्नि है वो मंद हो जाएगी तो पस फॉर्मेशन होगा। वो अग्नि कैसे बढ़ेगी? जब हम फास्टिंग करेंगे। जब हम, अगर अग्नि मंद हो रही, पस बन रहा है, तो सीधे ड्राई फास्टिंग करना है। जो रामायण में जो टेक्निक बताई गई है कि न कुछ खाना न पीना, थूक भी अंदर नहीं लेना है, तो धीरे धीरे वो अग्नि बढ़ने लगेगी और पस ऑटोमेटिक सूख जाएगा। जब भी बॉडी में पस बने तो इसका मतलब समझिए कि हमारा अग्नि बहुत ज़्यादा मंद हो गया है। तो हम ड्राई फास्टिंग करें, 4 बजे तक नमक ना खाएँ और कैंगन पानी 1 सवा लीटर 12 बजे, 1 बजे के बाद जब ज़रूरत हो तब पिएँ, सेंधा नमक डाल के। उसके बाद सलाद रोटी का भोजन करें या सब्जियाँ जो हैं कम धीमी आँच पर पकाकर खाएँगे, तो हम ठीक हो जाएँगे। ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो काफ़ी लोग हैं अभी, मेरे ख्याल से नवीन वर्मन जी खुद को अनम्यूट करें। लेट अस एंड दिस मीटिंग नाउ। हाँ, बर्मन जी। जी दादा, प्रणाम दादा। नमस्कार। आपका दादा समय जितना भी मिले वो कम ही पड़ जाता है दादा सभी के लिए। नहीं, कल फिर और लेंगे जूम मीटिंग, जो लोग रह गए जी हैं। जी हाँ जी। आप दादा, ये फिट्स पे थोड़ा सा 2 मिनट बताइए ना, फिट्स पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं पानी? किसी कोई मिर्ची आती है या फिट्स आते हैं, ठीक है, जी फिट्स पे अभी हमारे अतुल सूर्यवंशी की लड़की किया है, तो जी अगर आते हैं, 12 बजे तक कुछ ना कुछ नहीं खाना। है ना। पीला कद्दू जो है जी तो है डेली उनके डाइट में शामिल कीजिए। 12 बजे जब वो भोजन करें तब भी उनको 100 ग्राम कद्दू कैंगन पानी 9:30 में डुबा के जूस बना के पिलाइए। और जब वो शाम को भी खाना खाएं तब भी ये येलो कद्दू, या अंग्रेजी में जो पंपकिन कहते हैं, उसका जी जो छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 100 ग्राम दोपहर में 12 बजे, 100 ग्राम 7-8 बजे के आसपास, 2 बार अगर हम उनको खिलाएंगे तो हम जी देख जी वो जो है ठीक होने लगेंगे। और वो मिर्गी काफ़ी 1 महीने में ही उनको आराम दिख जाएगा मिर्गी में। अगर कद्दू प्रॉपर उन्होंने खा लिया, रोटी में कद्दू पीस के डाल दीजिए, चावल जब खाते हैं तब कद्दू का सांभर बना के दे दीजिए। मतलब कद्दू हर तरीके से उनकी बॉडी में चला जाए, हर डिश ऐसी हो जो कद्दू से बनी हुई हो, वो अगर उनकी बॉडी में जाने लगा तो 20 से 21 जी दिन को बड़ी राहत मिल जाएगी फिट से, है ना। जी हाँ जी। ओके ओके दादा, थैंक यू थैंक यू। तो लेट अस एंड दिस मीटिंग। हम कोशिश करेंगे कि कल हम फिर मीटिंग करें। लुदर्शन जी, आपको ये मंच देता हूं, मैं आपको अनम्यूट करता हूं।
ठीक है। जी सर, जी सर। सर आपने निवेदन को स्वीकार किया सर, और टाइम आपने निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीम की तरफ से। और काफी बिजी समय में से आपका समय मिल पाया है। और वैसे कल फिर हम लोग फिर से बात करेंगे। कल सुबह में मिलेंगे, कल हम बात करेंगे कैंसर पे, कल हम बात करेंगे गर्भाशय पे, कल हम बात करेंगे किडनी पे। और फिर अगर जी उसके जी बाद भी कोई क्यूरीज आती है, क्वेश्चन आते हैं, एक बार फिर हम कल शाम को बैठेंगे और सभी जी मित्रों जी के जी। साथ चर्चा करेंगे। सर एक बात पूछ रहा था सर, हाँ ये जैसे हम लोगों ने बात किया अभी ये लोटस लीव की, ये हाँ। मैं अमेजोन पे जाकर ट्राई कर रहा था, तो उसमें कॉस्मेटिक टाइप के कुछ दिख रहे थे, वही उसी में से क्या? लोटस लीफ आप अगर तालाब में से लेके आइए, तोड़ लीजिए और ऐसे ही उसका जूस बना के पी जाइए। और नहीं तो फिर जी ये जो जी पाउडर मिल जाता है लोटस लीफ, अमेजोन पे 2-3 कंपनियों के पाउडर मिलते हैं। तो जो अच्छा हो, वो जो कॉस्टली हो, बढ़िया ब्रांडेड, वो ले लीजिए। जी बहुत जी कम जी। कंपनियां ही इसको बनाती सर हैं। जी सर, टाइम मिलेगा तो एक आध फोटो शेयर करेंगे क्या ग्रुप में? हाँ, फोटो में शेयर कर दूंगा आपको। जी जी जी। ठीक है। तो ठीक है सर, बहुत सारे लोगों को आज कुछ ना कुछ मिला होगा, और आने वाले समय में रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में तो आप शेयर करेंगे ना? हाँ, ये शेयर कर दूंगा मैं भी। जी जी जी। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा भी इस सेशन को सुन ले, और अपनी जो क्वेश्चन